दोस्तों देखो, ये है वो महान शिया साम्राज्य जो मरते दम तक देवताओं के सामने झुकने को तैयार नहीं था और आज ये पूरी तरह तबाह होने की कगार पर है। ऐसा लग रहा है कि शिया साम्राज्य का खेल अब खत्म होने वाला है। सिर्फ 1 करोड़ लोगों की बलि देकर ये खुद को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने उन मामूली लोगों को बचाने की जिद पकड़ी। अब भुगतो तो अपने कर्मों का फल। हम ऐसे मतलबी देवताओं पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है इन्होंने चुपके से देवताओं को बुलाने की कोशिश की होगी, पर देवताओं ने इन्हें घास तक नहीं डाली। तुम्हारा तो इतिहास ही कुछ 100 साल का है, जो खुद किसी देवता को नहीं बुला पाए और दूसरों के गुलाम बन गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये कहने की? शिया साम्राज्य, क्या तुम भी ब्रिटेन की तरह हमारे जापान के 8 सिरों वाले सांप यामाता नो ओरोची की शरण में आना चाहोगे? हम शिया साम्राज्य के लोगों का भी वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसा हमने ब्रिटेन का रखा है। दफा हो जाओ। अगर इन्हें शरण चाहिए भी तो ये हमारे पास आएंगे। तुम जैसे छोटे से द्वीप की औकात ही क्या है? ज्यादा खुश मत हो। तुम्हारे यहाँ भी हर दिन 5 लाख लोग उस दुष्ट देवता का निवाला बनते हैं। एक दिन तुम सब उसके पेट में होगे। कम से कम हम अभी जिंदा तो हैं, जबकि तुम लोग बहुत जल्द इन राक्षसों का भोजन बनने वाले हो। डायरेक्टर साहब, हमारी रक्षा प्रणाली पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सब कुछ खत्म हो गया। क्यों न हम भी उन देवताओं की शरण में चले जाएं? शायद वो हमें बचा ले। नामुमकिन। हम शिया साम्राज्य के लोग हैं। अगर मरना भी पड़ा तो जंग के मैदान में मरेंगे, लेकिन इंसानों का खून पीने वाले उन दुष्ट देवताओं के आगे कभी नहीं झुकेंगे। तो यह मेरा वतन है। दशकों बाद लौटा हूँ, पर यह इस हाल में कैसे पहुँच गया? क्यों होस्ट, देखा मेरा कमाल? मैं कितना ताकतवर सिस्टम हूँ। खाक ताकतवर। जब मैं उस प्राचीन दुनिया में अर्ध सम्राट बन चुका था, तब जाकर तुम्हारी नींद खुली है। अरे गुस्सा मत होइए होस्ट। अगर आप धरती पर रहकर शिया साम्राज्य की मदद करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप सीधे सम्राट बन सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं यह वैसे भी करने वाला था। तुम्हारी शक्ल मुझसे काफी मिलती है। क्या तुम मेरे ही वंशज हो? स्पेशल ऑपरेशंस ब्यूरो के डायरेक्टर। चलो, कम से कम मेरे वंशज ने समाज में अच्छी इज्जत तो कमाई है। क्या आप हमारे पूर्वज हैं? अगर यह सच है तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज हमारे साम्राज्य को बचा लीजिए। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ। जी पूर्वज जी। आज के बाद शिया साम्राज्य की सीमा में किसी भी राक्षस का प्रवेश वर्जित है। जिसने भी कदम रखा उसका अंत निश्चित है। क्या ये कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। उन एस क्लास राक्षसों को वहां बुलाने के लिए हमने पूरे शहर की बलि दी थी। ये झूठ है। धत तेरे की, तो हमारे देश के लाखों लोग तुम्हारी वजह से मारे गए। तुम अपने सहयोगियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। सहयोगी कैसे? तुम तो बस हमारे गुलाम हो। आपस में ही लड़ मरो। जब जापान ने तुम्हें धोखा दे ही दिया है तो हमारे देश की शरण में आ जाओ। हमारी पवित्र नदियाँ सब ठीक कर देंगी। जाओ, जाकर अपना गंदा पानी पियो। जब हमारे महान देवता यामाता नो ओरोची आएंगे तो तुम सबको घुटनों पर लाकर गुलाम बना देंगे। शुक्र है, हमारा साम्राज्य बच गया। अब मैं चैन से दम तोड़ सकता हूँ। बूढ़े दोस्त, क्या तुम सच में चल बसे? इस नए जीवन के लिए आपका धन्यवाद पूर्वज। शू परिवार का हर एक सदस्य आपकी सेवा में अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। वैसे मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। हुक्म कीजिए पूर्वज, मैं हाजिर हूँ। वो दरअसल तुम्हारा घर इस वक्त कहाँ पर है? जी
आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? तो यही मेरी पोती है। मैं इसके अंदर की अद्भुत शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। आखिर खून किसका है? मैं तुम्हारे दादाजी का पुराना दोस्त हूँ, बस उसी से मिलने आया हूँ। आप आने में थोड़े लेट हो गए। दादाजी अब इस दुनिया में। बहुत बढ़िया चुकियान, अब चुपचाप हमारे साथ चलो और हमारे देवता के लिए बलि बनने की तैयारी करो। वेई झेंग वेई, तुम भी कभी इसी देश के नागरिक थे और आज जापान के उस दुष्ट देवता की गुलामी कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ हाँ हाँ, इस शक्ति ने मुझे वो ताकत दी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तुम लोगों को कुचलना मेरे लिए चींटी मारने जैसा है। भले चंगे इंसान थे, पर चेहरे पर ये कैसी अजीब सी मूंछें उगा रखी हैं। देखने में कितनी बकवास लग रही हैं। कहाँ से आ गया ये चिकना? मरने का शौक चढ़ा है क्या? हमारे देश का होकर भी तुमने न सिर्फ अपने घुटने टेक दिए, बल्कि तुम्हारी पसंद भी इतनी घटिया हो गई। दूसरों का पालतू कुत्ता बनकर घूमना क्या तुम्हें बहुत गर्व की बात लगती है? जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। गुप्त तकनीक, सांपों का वार। ये कैसे हो सकता है? अब हमारे देश के रक्षक जीव का सामना करो। हो, ये बचकानी हरकतें मुझ पर काम नहीं करेगी। ये तो कोई राक्षस है। क्या हम आपस में समझौता कर सकते हैं? अगले जन्म में सोचना। तुमने उनके बंदे को मार दिया, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसे तुम भगवान कहते हो वो मेरे लिए एक पालतू जानवर से बढ़कर नहीं है। हाँ हाँ, जो भी हो, पर तुम यहाँ से भागो। बस तमाशा देखो, तुम्हारे दादाजी सब संभाल लेंगे। इसे भागने दो, मैंने इस पर अपना निशान छोड़ दिया है ताकि इसका पीछा कर सकूं। शिया साम्राज्य के इंसान, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। जापान का नियंत्रण हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कहाँ से आया है ये पागल जो मुझ जैसे देवता को हुक्म दे रहा है? सोचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी जिंदा निगल जाऊंगा। एक मामूली कीड़े की तरह हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब तुमने खुद ही मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पूरा देश आपके हवाले करने को तैयार हूँ। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर आपकी सेवा करूंगा। जापान के देवता को अपना गुलाम बनाना, इससे तो मेरी ही साख खराब होगी। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? दादाजी, आपने सच में उस शक्तिशाली देवता को हरा दिया। क्या आप खुद कोई भगवान हैं? मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। वैसे तुम अभी अपने दादा के बारे में क्या कह रही थी? दादाजी की हालत बहुत नाजुक है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे फौरन उनके पास ले चलो। मैं शिया साम्राज्य का नागरिक हूँ और मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं मरते दम तक दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। क्या तुम मेरे छोटे भाई हो? हाँ भैया, मैं हूँ। आपका चांद किंग वापस आ गया है। तुम वापस आ गए, आखिरकार तुम लौट आए। क्या तुम सच में मेरे सामने हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? भैया, यह कोई सपना नहीं है, मैं सच में आपके सामने खड़ा हूँ। सच में तुम ही हो। तुम्हें एक बार देख लिया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। दादाजी, जब तक मैं यहाँ हूँ यमराज भी आपकी जान नहीं ले सकते।
दादाजी, आपने उन्हें क्या खिलाया है? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं स्वर्ग पहुँच गया? नहीं भैया, आप अभी भी जिंदा हैं। मैं आपको मौत के मुंह से वापस ले आया हूँ। तुमने मुझे बचा लिया। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि मेरा बचना नामुमकिन है। दादाजी, आप तो पहले से बहुत जवान दिखने लगे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? यह इस दिव्य औषधि का असर है, जो शरीर को नया जीवन देती है और बुढ़ापे को दूर भगाती है। दिव्य औषधि चांगकिक, क्या तुमने अमरता का मार्ग चुन लिया है? भैया, आप आज भी उतने ही समझदार हैं। मेरे भाई, तुम आखिरकार लौट आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पूरे 80 साल बीत गए। इन 80 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत इंतजार कराया। अगर उस वक्त आपने मेरा ख्याल रखने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान न की होती तो आज हालात कुछ और होते। हम दोनों भाई हैं, तो एहसान की बात मत करो। जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति है तो भाई तुमसे एक मदद मांगना चाहता है। भैया, आप बस हुक्म कीजिए। एक क्या, मैं आपके लिए 1000 तलवारें भी उठाने को तैयार हूँ। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं अमर चांगचिंग से प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे आए, हमारे देश को बचाएं और इन राक्षसों का खात्मा करें। पूर्वज, कृपया हमारी इस विनती को स्वीकार करें। शायद मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा हूँ। भले ही तुम्हें ये शक्तियाँ मिल गई हैं, लेकिन मेरी ये मांग वाकई बहुत बड़ी है। भैया, आप क्या सोच रहे हैं? इस पुराने घर में आने से पहले ही मैंने अपने देश की सीमा में मौजूद सभी राक्षसों का सफाया कर दिया था। सबका सफाया कर दिया। छोटे, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हारा भाई तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि मैंने उस पड़ोसी देश के 8 सिर वाले विशाल सांप यामाता नो ओरोची को भी मार गिराया है। दादाजी, ये सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें उस विशाल सांप का खात्मा करते देखा है। तो अब हम क्या करेंगे? अमरदेव, बहुत अनर्थ हो गया है। खबर मिली है कि पड़ोसी देश का वो 8 सिर वाला सांप हमारे देश की तरफ बढ़ रहा है और तबाही मचा रहा है। हे भगवान, क्या वो सांप पागल हो गया है? जबकि हमने कभी उसका कोई नुकसान भी नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था कि वो एक दुष्ट देवता है। एक ठंडे खून वाले जानवर की पूजा करके तुम उससे दया की उम्मीद कैसे कर सकते हो? हाँ, अच्छा हुआ। शायद इसलिए क्योंकि तुम लोग हमेशा दूसरों को उसका चारा बनाते थे। अब वो पागल हो चुका है। कोई तो हमें बचाओ। महान देश के अमर देवताओं, कृपया पड़ोसी होने के नाते हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल नहीं। क्या तुम भूल गए कि तुमने हमारे साथ क्या किया था? लाखों साथियों को धोखा देकर तुमने राक्षसों को हमारे देश में घुसाया था। ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। हमें अपनी गलती का एहसास है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं। हमें सच में अपने किए पर पछतावा है। तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। उस 8 सिर वाले सांप ने अपने देश के सभी जीवित प्राणियों को खा लिया है और अब वो हमारे देश की सीमा की तरफ बढ़ रहा है। लगता है मैंने उस पर थोड़ा हल्का हाथ रखा था, जो वो कीड़ा फिर से उठ खड़ा हुआ। पूर्वज, आपका क्या मतलब है? कुछ देर पहले वो मेरी प्यारी भतीजी को बलि चढ़ाने के लिए ले जाना चाहता था, तो मैंने बस अपने एक क्लोन से उसे वहीं ढेर कर दिया। ये सच है। दादाजी ने बस थोड़ा सा जोर लगाया और वो सांप वहीं ढेर हो गया। क्या तो ये भी पूर्वज का ही चमत्कार था? दादाजी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा देश बड़े खतरे में है। कृपया हमारी रक्षा करें। हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन इस बार मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? इस मुसीबत का सामना तो तुम्हारी बेटी अकेले ही कर सकती है। मैं एक भगवान से लड़ूंगी। लेकिन पूर्वज, दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। वो एक देवता है जो लगभग आपके ही स्तर की ताकत रखता है। कृपया ऐसा मजाक मत कीजिए। नहीं, मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में भेजने के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। शांत हो जाओ। पूर्वज के सामने गुस्ताखी मत करो। अगर चांगचिंग ने ऐसा कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे अंदर एक अद्भुत और छिपी हुई शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम ताकतवर बनना चाहती हो? क्या तुम में अपने देश के लिए तलवार उठाकर उस दुष्ट देवता का खात्मा करने की हिम्मत है? हाँ, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य डरपोक नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता हूँ।
शानदार, आखिर खून तो मेरा ही है। अब मैं तुम्हारी इस शक्ति को पूरी तरह से जगाने जा रहा हूँ। इस तलवार का नाम जुआन युआन है। बचपन में ये मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना हुआ करती थी। आज से ये तुम्हारी हुई। इस अनमोल भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ मेरी बच्ची, और उस विशाल सांप का अंत कर दो। जाओ, बिना किसी डर के आगे बढ़ो। अगर आसमान भी टूट पड़े तो तुम्हारा ये दादा उसे संभाल लेगा। हमारे देश के सामने जो मुसीबत है वो एसएस क्लास से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। आखिर हम कब तक इस डर के साए में जिएंगे? उसे डराओ। चलो सब मिलकर अपने देश की सलामती की दुआ करते हैं। तो तुम खुद मौत के मुंह में आ रहे हो। इंसानों की सबसे आधुनिक तकनीक भी उसके सामने तिनके की तरह बिखर गई। वो सबसे पहले हमारी ताकत को खत्म करना चाहता है। जाओ मेरे सेवकों, इस पूरे देश को तबाह करके मिट्टी में मिला दो। ए दुष्ट जानवर, अपनी हद में रहो। क्या उसे अकेले भेजना वाकई सही फैसला है? बेटा, अपने पूर्वज पर भरोसा रखो। वो कभी भी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालेंगे। आखिरकार तुम आ ही गए। अब मैं पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। आज मैं अपना पुराना बदला लेकर रहूंगा। तुम्हें मारने के लिए मुझे खुद हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची ही तुम्हारे लिए काफी है। ये कैसे हो सकता है? एक मामूली इंसान के पास इतनी दिव्य शक्ति कहाँ से आई? तो तुम जैसे दुष्ट देवता बस नाम के ही होते हैं। मैं एक भगवान हूँ। क्या ये लड़की कोई शैतान है? कल तक तो ये एक साधारण इंसान थी, फिर अचानक इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये कैसी तलवार है जो मेरी दिव्य शक्तियों को भी काबू में कर रही है? अब तुम बचकर भाग नहीं सकते। अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो तुम्हारे पीछे का ये पूरा देश राख में बदल जाएगा। कोई बात नहीं, इसे यहीं खत्म करते हैं। आज एक देवता का अंत निश्चित है। आखिर यह कैसे मुमकिन है? मुझे बख्श दीजिए हुजूर, मुझे बख्श दीजिए। ये तुच्छ जीव महान शिया के दरवाजे पर पहरा देने को तैयार है और हमेशा महान शिया के भाग्य की रक्षा करेगा। बाप रे, वो तो साक्षात एक भगवान है और उसने इतनी आसानी से घुटने टेक दिए। अब इस धरती पर हमारे महान शिया को छूने की हिम्मत भला कौन करेगा? पूर्वज शु, महान शिया के कमांडर इन चीफ, वे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं और सबके सामने आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये सब तो बस दिखावा है, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इस जीत का श्रेय बस उस छोटे अमर को दे दो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्वज, आपने महान शिया के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, हम भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो मैंने एक बार तय कर लिया, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे मजबूर करे। ली गुओ, चांगकिंग की बात मान लो। चांगकिंग, हम अब चलते हैं। जरा मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ऑस्कर हॉल हूँ और मैं साम्राज्य से हूँ। मुझे कीड़े मकोड़ों के नाम और पते में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कहना है जल्दी कहो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि आप उनके यहाँ मेहमान बनकर आएं। एक मामूली विदेशी नेता सोचता है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा। अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे खुद यहाँ घिसटते हुए आना होगा। मिस्टर शू, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुँचिए। जरा इसे देखिए। मुझे लगता है कि इसे देखकर आप अपना इरादा बदल लेंगे। तुम लोग आग से खेल रहे हो। लगता है हमारे पास बहुत बड़ा मोहरा है। बेशक आप हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं समय पर वापस नहीं पहुंचा तो इस तस्वीर में दिख रहे इंसान का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मिस्टर शू, गाड़ी तैयार है। अगर ब्रिटेन को मुझसे मिलने की इतनी जल्दी है तो वे वाकई बहुत बेताब होंगे। तो चलिए हम अभी वहां चलते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? ऑस्कर, वो मर चुका है। माफ करना, मैं उसे अपनी सुरक्षात्मक ऊर्जा देना भूल गया था। एक साधारण इंसान का शरीर जब अंतरिक्ष की गहराइयों को पार करता है
तो वो किसी कीमा बनाने वाली मशीन में पिसने जैसा होता है। सचमुच ये बहुत दर्दनाक मौत थी। नमस्ते मिस्टर शू, मैं ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष हूँ। मुझे कीड़ों के ओहदों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इस साल 96 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की। सुना है कि वे बस आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। कितना सच्चा और दिल छू लेने वाला प्यार है। क्या तुम लोग मरना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर शू चांद केक। हम तो बस चाहते हैं कि आप ब्रिटेन की रक्षा करें। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो हमारा देश हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। इसके लिए आपको बस राजनयिक रास्ता अपनाना होगा। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको अपना सहयोगी नहीं बनाना चाहता और न ही कोई भगवान, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप ब्रिटेन के एक सुपर कर्मचारी बने। क्या तुम सचमुच गंभीर हो? मैं बिल्कुल गंभीर हूं। हमने ब्रिटेन को फिर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने की योजना तैयार कर ली है और मैं इतिहास का सबसे महान नेता बनूंगा। आखिर अपराधियों द्वारा बसाए गए देश से और क्या उम्मीद की जा सकती है? तुम्हारी बेशर्मी तुम्हारी रगों में दौड़ती है। तुम नहीं समझोगे। मुझसे बेहतर दुनिया पर राज करना कोई नहीं जानता। एक समय था जब हमने दुनिया को बेहतर बनाया था और अब तुम्हें ब्रिटेन को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करनी होगी। अपने अहंकार को फिर से महान बनाओ, खुदगर्ज इंसान। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस महान काम को खुदगर्जी कहने की? लूटपाट को आजादी का नाम देना और अपनी तानाशाही को दुनिया की भलाई बताना। सदियां बीत गई लेकिन तुम लोग आज भी वही पुरानी चालें चल रहे हो। घिनौना है ये सब। बहुत हुआ। तुम बस कुछ शक्तियों वाले एक मामूली इंसान हो। तुम्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है। सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर तुम अपनी चहेती को मौत के घाट उतरते नहीं देखना चाहते तो चुपचाप हमारी बात मान लो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब तुम ही बताओ, तुम किस तरह की मौत मरना पसंद करोगे? नौजवान, कोई भी काम करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। मैंने उसके शरीर में नैनोटॉक्सिन डाल दिया है। इस लिक्विड से बाहर निकलते ही वो 3 मिनट के अंदर तड़प तड़प कर मर जाएगा और इसका तोड़ सिर्फ मेरे पास है। अब घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, शायद मैं रहम कर दूं। लानत है। क्या ये पूर्व का कोई जादू है जो नैनोटॉक्सिन को भी बेअसर कर दिया? अगर वो ठीक हो गया तो मेरा बचना नामुमकिन है। इससे पहले कि वो कुछ करे हमें ही हमला करना होगा। सारे भारी हथियार बाहर निकालो। भारी हथियारों का इस्तेमाल करो। रॉकेट लॉन्चर से उस पर हमला करो। टॉमाहॉक मिसाइलें दाग दो, उसे राख में मिला दो। लेकिन सर, वो शहर का बीचों बीच का इलाका है। वहाँ बेकसूर लोग मारे जाएंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है। महान ब्रिटेन की खातिर ये कुर्बानी जरूरी है। जल्दी फायर करो। ये तो कोई शैतान है। परमाणु बम का इस्तेमाल करो। टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल दाग दो। क्या आप पागल हो गए हैं? वो हमारी राजधानी है। इस वक्त के हालात को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। अगर वो नहीं मरा तो हम सब मारे जाएंगे। अभी के अभी मंजूरी दो, ये मेरा हुक्म है। क्या मैं स्वर्ग में हूँ? चाओ किंग, क्या सच में तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब तुम आराम से सो जाओ। जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो सारा दर्द खत्म हो चुका होगा। क्या तुम वादा करते हो? मुझे थोड़ा और ऊपर उठाओ। भागो यहाँ से। हमें बख्श दो। दीदी, प्लीज हमें छोड़ दो। आज मैं तुम्हें चखाऊंगी ताकत के असली खौफ का स्वाद। तुम क्या करने वाले हो? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये जादुई तकनीक इन्हें रोक पाती है या नहीं। अगर ये जगह कभी गुनहगारों की पनाहगाह थी तो इन राक्षसों को भी यही कैद कर देते हैं। हुजूर, शुवान जी, चमत्कार हो गया। महाराज, मिस्टर शू, नहीं,
आप तो साक्षात भगवान हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हे भगवान, अगर आप अपना हाथ रोक ले तो हमारा देश पूरी तरह आपके सामने घुटने टेकने को तैयार है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अब पालतू कुत्ता बनना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। पहले ये अक्ल कहाँ घास चरने गई थी? मुझसे बस एक पल की नादानी हो गई थी। वैसे तो मेरी तुम्हारे देश से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। अगर तुम शुरू में ही मुझसे पनाह मांग लेते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि तुमने उस इंसान को धमकी दी जो मेरे लिए सबसे खास है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो सब तो मेरे नीचे काम करने वालों की करतूत थी। आप बड़े दिल वाले हैं, हमें एक बार माफ कर दीजिए। अगर बात सिर्फ मुझ पर आती तो मैं इसे एक मामूली चींटी का काटना समझकर छोड़ देता, लेकिन तुमने उसे छुआ है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। शू चांगचिंग, अगर मैं गुनहगार हूँ तो इसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन तुम इन राक्षसों को बुलाकर मासूमों का कत्लेआम कर रहे हो। ये तो इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। तुम्हें सच में क्या लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी आंखों से कुछ भी छुपा पाओगे? क्या तुम इस वक्त यह नहीं सोच रहे कि जब तुम्हारा ये शरीर मर जाएगा तो तुम महल की क्लोनिंग और बॉडी ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करोगे ताकि तुम किसी दूसरे शरीर में दोबारा जिंदा हो सको? तुम बस देखते जाओ। जब तक मेरे अंदर देशभक्ति की भावना जिंदा है, मैं जल्द ही ओल्ड इंग्लैंड को फिर से महान बनाऊंगा। तुम्हारे ओल्ड इंग्लैंड की आबादी कभी 1 अरब से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब से तुम गुलाम बने हो, उस केचुए को खुश करने के लिए तुम हर दिन लाखों मासूमों की बलि चढ़ा रहे हो। सिर्फ कुछ ही सालों में तुम्हारी आबादी घटकर सिर्फ 30 करोड़ रह गई है। अगर मैं 1 साल और देर से आता तो तुम बचे हुए 30 करोड़ लोग भी पूरी तरह खत्म हो चुके होते और ओल्ड इंग्लैंड का नामो निशान मिट जाता। ये तो बस एक मजबूरी थी। हम उन राक्षसों से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए हमें यह अपमान सहना पड़ा ताकि हम उस देवता की शरण में सुरक्षित रह सके और खुद को मजबूत कर सके, ताकि सही वक्त आने पर हम पलटवार कर सके। अच्छा, तो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जान देकर यामाता नो ओरोची से अपने परिवार के लिए अमरता का वरदान मांगना, क्या ये भी तुम्हारी कोई मजबूरी थी? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। क्या तुमने कभी सोल सर्चिंग तकनीक के बारे में सुना है? क्या वो पूर्वी कहानियों की कोई काल्पनिक विद्या नहीं है? तो क्या तुम ओल्ड इंग्लैंड के 30 करोड़ लोगों की जान की बलि देकर अपने क्विक परिवार के लिए इस नए युग में अमरता और सम्मान पाना चाहते थे? यही वो खूनी समझौता था जो तुमने उस ओरोची सांप के साथ किया था। जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो अब तुम सिर्फ अपना गुस्सा ही निकाल सकते हो। अगर तुम्हें पता भी चल गया तो भी कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें खत्म करना या इन 30 करोड़ कीड़ों को कुचलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन किसी को मारने से बेहतर है उसका हौसला तोड़ देना। ओल्ड इंग्लैंड के सभी नागरिक ध्यान से सुने। मैं शू चांगचिंग तुम सभी को जीने का एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, मेरे दिमाग में कोई आवाज गूंज रही है। क्या तुम लोगों को भी सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। ये तो शिया साम्राज्य के अमर देव का आशीर्वाद है जो उन्होंने हमें जीने का एक मौका दिया है। चाहे हमें घुटने टेकने पड़े, हमें इसे स्वीकार करना होगा। आशीर्वाद? मुझे तो लगता है कि यह एक जाल है। पहले राक्षसों से तबाही मचवाओ और फिर मसीहा बनने का नाटक करो। ये तो किसी शैतान की चाल लगती है। बिल्कुल सही कहा। अमर देव के नाराज होने की बात तो बस एक बहाना है। वे तो बस ओल्ड इंग्लैंड के लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। अपनी इस घटिया सोच को अपने पास ही रखो और हमारे शिया साम्राज्य के अमर देव पर उंगली मत उठाओ। तुमने क्या कहा? बकवास बंद करो, ये हमारे विश्वास का अपमान है। तुम बस देखते जाओ। शिया साम्राज्य के अमर देव को यकीनन इंसानों की बलि चाहिए। वे सिर्फ हमारे नेता को सजा नहीं देना चाहते। मैं ओल्ड इंग्लैंड के हर कोने में सीधे शिया साम्राज्य तक जाने वाले पोर्टल खोलूंगा। ओल्ड इंग्लैंड के सभी लोग इन पोर्टल्स के जरिए शिया साम्राज्य में आ सकते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। क्या सच में? मेरे सामने सच में एक पोर्टल खुल गया है, लेकिन इसके बदले हमें क्या देना होगा? हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? इस पोर्टल से गुजरने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जो भी इस पोर्टल से जाएगा उसे बिना किसी शर्त के शिया सरकार के नियमों का पालन करना होगा। दूसरी शर्त, 15 मिनट के अंदर क्विक परिवार से जुड़े सभी नेताओं को पकड़कर तय की गई जगह पर लाना होगा।
चुवान भाई, वहाँ मत जाओ, ये तो बस एक मीठा जाल है, तुम वहाँ सिर्फ गुलाम बनकर रह जाओगे। हमारे शिया साम्राज्य में आकर मेहनत करना ही सही रास्ता है। कैसी बकवास मेहनत, शिया साम्राज्य में एक कुत्ता बनकर रहना भी तुम्हारे यहाँ एक लाचार इंसान बनने से कहीं बेहतर है। ये तो बहुत ही ताकतवर है। जिस देश में शौचालय तक नहीं है, वो हमसे मुकाबला करने की सोच भी कैसे सकता है। मैं तो पहले ही हार मान चुका हूँ। हे अमरदेव, मुख्य अपराधी कुई के और उसके साथी उन सभी को यहाँ लाया जा चुका है। क्या अब हम जा सकते हैं? हे अमरदेव, कृपया हमें बख्श दीजिए, मुझसे बस एक पल की नादानी हो गई थी। मुझे तो कुईके ने मजबूर किया था। अब से मैं केवल आपके आदेशों का पालन करूंगा। महान शिया साम्राज्य अमर रहे, अमरदेव अमर रहे। हे अमरदेव, दया कीजिए, घर पर मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ है। ये सब इस कमीने की वजह से हुआ है। इसी ने अमरदेव को गुस्सा दिलाया था। इसे जान से मार डालो। हे अमरदेव, हमने इस अपराधी को सजा दे दी है। क्या अब आपका गुस्सा शांत हुआ? कृपया हमें सही रास्ता दिखाइए। ये तो सरासर कत्लेआम है। कितनी बेरहमी है। इसे कर्मा कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वो सच में भगवान हैं, तो उन्हें दयालु होना चाहिए। जैसा कि कहावत है, हथियार छोड़ते ही इंसान सुधर जाता है। मामूली इंसानों की गलतियों पर इस तरह गुस्सा होना, ऐसे भगवान की सोच कुछ ज्यादा ही छोटी लगती है। ये बकवास बंद करो। हमारा शिया साम्राज्य तुम्हारी तरह ढोंग नहीं करता। हम चुपचाप सहने वालों में से नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। शिया साम्राज्य और उनके ये तथाकथित अमरदेव, इनके इरादे बहुत हिंसक हैं। ये कभी भी मोक्ष या उच्च स्तर को नहीं पा सकते। अच्छा, तो तुम्हारी उस बकवास सोच का क्या? कम से कम शिया साम्राज्य हमारी जान तो बचा रहा है। और तुम्हारा वो तथाकथित दयालु भगवान, वो तो अपने ही देश के गरीब लोगों को कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर करता है और हमें मौत के मुंह में धकेल देता है। तुम्हारे देश में लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है। गरीब होना तो पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तुम अंग्रेजों को गंगा किनारे आकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, ना कि एक कुत्ते की तरह। शिया साम्राज्य के सामने दुम हिलानी चाहिए। सिर्फ कोई बेवकूफ ही तुम्हारे वहाँ जाएगा। कौन तुम्हारी मकड़ी और पक्षियों से बनी करी खाना चाहेगा? चाहे हमें शिया साम्राज्य में सबसे निचले स्तर पर ही क्यों न रहना पड़े, हम फिर भी तुम्हारे वहाँ कभी नहीं झांकेंगे। हे अमरदेव, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ, जिसके कारण सुश्री शी की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन शिया साम्राज्य के उस योद्धा ने स्थिति को संभाल लिया। हम जाते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दोष तुम्हारा है। जी हाँ, इतने साल बीत गए, मुझे लगा था कि उसने शादी कर ली होगी और उसके बच्चे भी होंगे और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। इसीलिए वापस आने के बाद मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन किसे पता था कि वो इतने समय से मेरा इंतजार कर रही थी। अमर वंश के लोग, सचमुच किस्मत का खेल समझना मुश्किल है। इस गहरे प्यार को भला पहले से कौन जान सकता था? बस इसी अनजानेपन की वजह से मैंने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। यह मेरी लापरवाही थी और मेरा सबसे बड़ा पाप भी। अब दुखी मत हो, आखिरकार तुमने सब कुछ ठीक तो कर दिया ना। एक बार जब वो ठीक हो जाए तो तुम दोनों मिलकर उन पलों को जीना जो पिछले कुछ दशकों में छूट गए थे। एक असली मर्द को यही करना चाहिए। भैया, आप आज भी बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। आपकी बातें सीधे मेरे दिल को छू जाती हैं। हे अमरदेव, कुछ मामलों में मुझे आपकी अनुमति चाहिए। उन करोड़ों ब्रिटिश शरणार्थियों का अब क्या किया जाए? क्या उन्हें पुराने जापानी क्षेत्र की जमीन दे दी जाए या फिर उन्हें अस्थायी नागरिकता दी जाए? दोनों में से कुछ भी नहीं। जो भी ब्रिटिश लोग राजधानी में आ रहे हैं, उन्हें मजदूर वर्ग में बदल दिया जाए। उन्हें केवल बुनियादी मानवाधिकार दिए जाएं और उन्हें सबसे निचले स्तर के निर्माण कार्यों में लगाया जाए, मजदूरों की तरह काम करने के लिए। एक अमरदेव, क्या इससे नुकसान नहीं होगा? महान शिया साम्राज्य की अंतर्राष्ट्रीय छवि को, जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, छवि की चिंता है तुम्हें। तुम भूल गए कि वे किस वजह से भागकर हमारे शिया साम्राज्य में आए थे। हम बेशक तहजीब वाले लोग हैं, लेकिन ये सामने वाले के बर्ताव पर भी निर्भर करता है। वे यहाँ एक तबाह हो चुके देश के शरणार्थी बनकर आए हैं और हमसे पनाह मांग रहे हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी देना ही हमारे शिया साम्राज्य की सबसे बड़ी उदारता है। ऐसे लोगों पर फालतू की दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन ब्रिटिश लोगों ने इसका विरोध किया और इसे मानने से इनकार कर दिया तो ये तो बहुत आसान है। अगर वे तैयार नहीं हैं, तो उन्हें वापस वहीं भेज दो, राक्षसों से घिरे उस पुराने ब्रिटेन में।
वे जहाँ से आए हैं उन्हें वहीं वापस खदेड़ दो। अगले कुछ दिनों तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा। समझ गया हुजूर, मैं अभी जाकर उन्हें मना कर देता हूँ। तुम लोग भी अब बाहर जाओ, मैं कुछ देर उसके साथ अकेले रहना चाहता हूँ। तुम, अब सब ठीक है। अब आगे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुमसे वादा किया था कि जैसे ही तुम होश में आओगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो क्या एक अमर देव होना ऐसा होता है? तुमने बस एक हाथ हिलाया और यहाँ एक आलीशान महल खड़ा कर दिया। ये तो मेरे लिए बस एक मामूली सा काम था। इस पल का मैंने दशकों तक इंतजार किया है और आखिरकार वो पल आ ही गया। नमस्ते। नमस्ते, मैं एलिफेंट नेशन के मुख्य देवता का दूत हूँ। मैं खास तौर पर सीमा पार करके आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। जरा रुको, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो बस, मेरी खुशियों में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें चांद के शिया यू, मुझे माफ कर दो। तुम्हें लगा कि कोई यहाँ नहीं आएगा, इसलिए तुमने कोई सुरक्षा कवच नहीं बनाया। यह मेरी ही गलती थी, यह मेरी ही लापरवाही थी। कोई बात नहीं मेरे पागल, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। तो हम वहीं से शुरू करें जहाँ छोड़ा था। अमर पूर्वज, शुक्र है आप वापस आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? एलिफेंट नेशन के विदेश मंत्रालय ने अभी अभी एक बयान जारी किया है। वे आपकी इस आक्रामक कूटनीति का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको बात करने की तमीज नहीं है। उनकी मांग है कि आप खुद उनके देश जाकर घुटनों के बल माफी मांगे, वरना वे हमारे शिया साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। इस खबर से पूरी दुनिया के इंटरनेट पर तहलका मच गया है। इससे पहले कि हम उनसे हिसाब बराबर करते, उन्होंने ही पहले हम पर हमला बोल दिया। आखिर उन्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? वे सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। कल ही की तो बात है, एलिफेंट नेशन ने हिमालय सीमा पर लाखों सैनिकों की फौज खड़ी कर दी है। उनकी विशाल सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। इस तैयारी को देखकर तो यही लगता है कि वे सचमुच जंग के मूड में हैं। क्या वे पागल हो गए हैं? अगर वे लड़ना ही चाहते हैं तो शिया साम्राज्य भी उन्हें आखिरी दम तक टक्कर देगा। जब हम राक्षसों से लोहा ले सकते हैं तो इन कायरों से क्या डरना? नहीं, उसमें बहुत झंझट होगा। शिया के लोगों को राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत बचानी चाहिए। हमारी हर एक जान कीमती है। सिर्फ एलिफेंट नेशन की सेना को खदेड़ने के लिए अपनी ताकत बर्बाद क्यों करना? अमर देव, तो फिर आपका क्या इरादा है? सुनो शिया के अधिकारियों, तुरंत अपने अमर देव से कहो कि वे हमारे भगवान से माफी मांगे, माफी मांगे। एलिफेंट नेशन के लोगों, समझदारी इसी में है कि वक्त रहते हालात को समझ लो और तुरंत हमारे सामने घुटने टेक दो। यही तुम्हारे पास इकलौता रास्ता बचा है। हार मान लो। तुम्हें क्या लगता है आखिर वे करना क्या चाहते हैं? हो सकता है वे बस अपनी ताकत का दिखावा कर रहे हो ताकि हम डर जाएं इन मजाकिया हथियारों के दम पर। मेरी बात मॉरिस डीमो से करवाओ, मुझे खुद सच का पता लगाना होगा। जी सर। आखिरकार तुम सामने आ ही गए, महान देश के कमांडर। मैं शिया देश का कमांडर लू फेईगुआंग बोल रहा हूँ। राष्ट्रपति मॉरिस, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सीमा पर आपकी सेना इकट्ठा करने का असली मकसद क्या है? मकसद बहुत सीधा सा है। अपने उस तथाकथित अमर से कहो कि वो तुरंत हमारी राजधानी में हाजिर हो और पूरी दुनिया के सामने, हमारे महान शिया देश के देवताओं के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। राष्ट्रपति महोदय, यह एक सुरक्षित और गुप्त लाइन है। यहाँ कोई तीसरा नहीं है, तो आपको ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई परेशानी है या फिर बात को संभालने का कोई रास्ता चाहिए? यह क्या बकवास है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे अमर को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। क्यों न हम किसी शांत जगह पर मिले और आमने सामने बैठकर इस पर बात करें।
डर गए ना? तुम्हारी आवाज ही बदल गई है। ठीक है, चलो, समझदारी दिखाई तुमने। 10 मिनट बाद हम सीमा पर बने महल में मिलेंगे। बाहर के क्या हालात हैं? फिलहाल शिया देश ने सीमा पर 3 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। साथ ही हजारों टैंक और हजारों लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। ठीक है, बहुत हुआ। अब तुम लोग पीछे हट जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं 10 मिनट में सब साफ कर दूंगा, ताकि मैं समय पर घर लौट सकूं और शी जियायु के हाथ का बना सूप पी सकूं। अरे नहीं नहीं, रुकिए अमरदेव, जरा ठहरिए। हमने पहले ही सीक्रेट लाइन के जरिए मॉरिस डीमो से संपर्क किया है। 10 मिनट बाद एक गुप्त मीटिंग होने वाली है। बातचीत, अब बात करने को बचा ही क्या है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उनके सामने झुककर माफी मांगूं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अमरदेव, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे यकीन है कि मॉरिस का ऐसा करने के पीछे जरूर कोई और मकसद होगा। वो कुछ और हासिल करना चाहता है। इस बारे में बातचीत की जा सकती है। बात तो सही है, लेकिन क्या तुमने कभी दूसरी संभावना के बारे में सोचा है कि शायद वे कोई बड़ी चाल नहीं चल रहे हैं, बल्कि वे सच में बेवकूफ हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो इंसान देश का राष्ट्रपति बन गया हो, वो भला बेवकूफ कैसे हो सकता है? मिस्टर मॉरिस, यहाँ कोई मीडिया नहीं है। आखिर आपका देश चाहता क्या है? मैंने अपनी मांग साफ साफ बता दी है। उस तथाकथित अमर को हमारे हाथी देवता के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और पूरे सम्मान के साथ उनके चरणों में झुकना होगा। क्यों न हम एक दूसरे से खुलकर बात करें। देवताओं का अपमान करने वाले को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये लोग सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सच में महामूर्ख हैं। मिस्टर डीमो, पहले आपके देश के देवता ने हमारे अमर देव के घर में जबरन घुसने की कोशिश की थी। ऐसे में हमसे माफी की उम्मीद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। माफी नहीं मांगोगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो मेरे साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है? छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। देश के भले के लिए अगर मुझे थोड़ा झुकना भी पड़े तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हमारी सेना खुद पीछे हटने को तैयार है, पूरे 10 किलोमीटर। अब इससे ज्यादा इज्जत और क्या चाहिए? मैं तो पूरी तरह से हार मान चुका हूँ। आज ही के दिन एलिफेंट किंगडम का उदय होगा। चलो, तुम्हारा रवैया ठीक ठाक देखकर उस शू नाम के आदमी को कहो कि वो सबके सामने हमारी पवित्र मूर्ति के आगे पूरे 90 डिग्री झुककर माथा टेके, तभी इस बात को यही रफा दफा किया जाएगा। क्या वो सच में ऐसा करने को कह रहा है? मिस्टर मॉरिस, ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक काम करते हैं, हम कुछ ज्यादा व्यवहारिक बात करते हैं। हमारा देश आपके देश को मुफ्त में देने के लिए तैयार है। पूरे 10 अरब टन मक्का। कितना कहा? 10 अरब टन। क्या ये सच है? बिल्कुल सच, एक एक शब्द सच है। हे भगवान, ये तो पूरे 10 अरब टन अनाज है। लेकिन अगर यह मक्का चला गया तो तुम्हारे वो 30 करोड़ शरणार्थी क्या खाएंगे? ओह, उनकी बात कर रहे हैं आप? वो तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। बस उन्हें थोड़ा बहुत फ्राइड चिकन और अंडे दे दिए जाएंगे, और जब गर्मी ज्यादा होगी तो साथ में थोड़ा तरबूज भी मिल जाएगा। कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। ल्यू फीगुआंग, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे मिस्टर मॉरिस, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे एलिफेंट किंगडम में तो ये सब शाही खान पान माना जाता है, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। क्या शाही खान पान? और तुम कह रहे हो कि यह सब उन नीच शरणार्थियों को खिलाया जाएगा? क्या तुम ये जता रहे हो कि हम इसे खरीदने की औकात नहीं रखते? इतनी सारी बातें, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। गलतफहमी हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं तो बस डींगे हाँक रहा था। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। हकीकत तो ये है कि उन्हें हर वक्त सिर्फ सूखी रोटियां ही नसीब होती हैं, और वो भी सबको भरपेट मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मुझे पहले ही शक था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मिस्टर मॉरिस, ये 10 अरब टन मक्का अब आपका हुआ। तो क्या अब हमारा यह मामला यही खत्म समझा जाए? इतनी आसानी से नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर मॉरिस, अब इसमें क्या गड़बड़ रह गई? तुमने इसे बहुत आसान समझ लिया। अभी तुमने जो किया वो हमारे देश के प्रमुख का मजाक उड़ाना था। ये हमारी ताकत का अपमान है। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? ये 10 अरब टन मक्का तुम्हारे उस अमर शू को खुद यहाँ पहुँचाना होगा। उसे जानवरों की तरह कदम कदम पर घसीटते हुए सीमा पार लाना होगा, और सबसे बढ़िया होगा कि वो हमारी पवित्र मूर्ति को अपनी पीठ पर लाद कर लाए। मॉरिस, अपनी हद पार मत करो। हद पार,
ये तो हमारा आशीर्वाद है। हमारे देश में गाय को पवित्र माना जाता है। अगर हम तुम्हारे अमर को एक पवित्र जानवर की तरह अपने लिए काम करने का मौका दे रहे हैं तो यह उसका सम्मान है। और हाँ, इसका लाइव प्रसारण पूरी दुनिया देखेगी। तुम पागल हो गए हो। भाड़ में गया तुम्हारा आशीर्वाद। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सच में बहुत बड़ी भूल की। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दुश्मनों को मारने के बाद मुझे लगा कि मैं एक समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ। मुझे लगा तुम कोई राजनीतिक चाल चल रहे हो, लेकिन तुम तो पैदाइशी बेवकूफ निकले। तुम्हारा तो कोई इलाज ही नहीं है। तुम लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हो। और मैं जो इतनी देर से शरीफ बना बैठा था वो भी मेरी ही बेवकूफी थी। हमारे पूजनीय अमर को तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए कहना, क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है? जरा अपनी शक्ल तो आईने में देखो। जंग ही कहीं के, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। क्या तुम्हें इसके अंजाम का अंदाजा भी है? आओ जरा बताओ तो, कितनी बड़ी मुसीबत है। हमारी सेना तुम्हारे पूरे देश को कुचल देगी, तुम्हारी राजधानी पर कब्जा कर लेगी और तुम्हारे आदमियों को अपना गुलाम बना लेगी। क्या तुम भगवान से मुकाबला करने की सोच रहे हो? लेकिन किस दम पर? क्या उस कबाड़ के दम पर जो तुमने वर्ल्ड एक्सपो से चुराया था, या उन सेकंड हैंड टूटे फूटे हथियारों के दम पर, या फिर अपने उन लोगों के दम पर जिनकी हैसियत एक जानवर से भी बदतर है? तुम हमारे महान एलिफेंट देश को कम आंकने की भूल कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा। मैं तो तुम्हें कचरा समझता हूँ। अभी के अभी अपने देश वापस भाग जाओ और अपनी सेना को इकट्ठा करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। तुम पागल हो क्या? क्या तुम सच में मुझे जाने दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर मैं एक बार वापस चला गया तो एलिफेंट देश की सेना पल भर में इस जगह को तबाह कर देगी। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा तीसमारखा समझ रहे हो। जाओ और अपने लोगों से कह दो कि अपनी मौत के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारी सेना जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। दफा हो जाओ यहाँ से मेरे साथी सैनिकों। मुझे लगा था कि एलिफेंट देश सिर्फ गरीबी से तंग आ चुका है और इसी बहाने हमसे कुछ भीख मांगना चाहता है। इसीलिए मैंने अपना रवैया नर्म रखा ताकि शांति का एक मौका मिल सके, और इसके लिए मैंने अपने देश के सैनिकों का सिर नीचा कर दिया। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। इस बात के लिए मैं बाद में आला अधिकारियों से सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मैं आप सबसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमें इन कायरों को, जो हमें कमजोर समझ रहे हैं, सबक सिखाना चाहिए या नहीं? उन एलिफेंट वालों ने हद पार कर दी है। क्या वे सच में सोचते हैं कि हम चुप बैठेंगे? मारो उन्हें, इन कुत्तों को जान से मार डालो, खत्म कर दो उन्हें। बहुत बढ़िया, हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं है बल्कि एक शानदार जीत हासिल करनी है। मेरा आदेश है, इस जंग में हमें बिना किसी नुकसान के दुश्मन का पूरी तरह से सफाया करना है। यहाँ मौजूद आप लोगों में से अगर किसी का एक बाल भी बांका हुआ तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा। क्या आप सबको खुद पर भरोसा है? हाँ सर। मैं शू लीगो इस जंग में आगे रहने की अनुमति मांगता हूँ। मैं 10 लोगों की टीम के साथ दुश्मन के पीछे से हमला करना चाहता हूँ और इन बेवकूफों को चारों तरफ से घेर कर तबाह करना चाहता हूँ, ताकि हम बिना किसी नुकसान के एक मिसाल कायम कर सके। लीगो, तुम हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी हो। यह मिशन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हें कमांडर, हमारी सेना का पहला नियम है कि जंग के मैदान में कोई रिश्तेदार नहीं होता। वहाँ सिर्फ कमांडर और सिपाही होते हैं। आप खुलेआम सेना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और मेरे पास आपकी शिकायत करने का पूरा अधिकार है। बहुत अच्छे लड़के, आखिर तुम शू परिवार के खून जो हो, तुम में दम है। स्पेशल फोर्स के किसी भी जवान को तुम चुन सकते हो, यहाँ तक कि अगर तुम मुझे अपना असिस्टेंट बनाना चाहो तो मैं भी तैयार हूँ। नहीं कमांडर, आप नहीं। आप बहुत मोटे हैं, जिससे हमारी टीम की रफ्तार धीमी हो जाएगी। बदमाश कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इन लोगों को ले जा सकते हो, लेकिन मेरा एक सख्त आदेश है। तुम इन्हें जैसे ले जा रहे हो वैसे ही सही सलामत वापस लेकर आओगे। इन 10 लोगों में से अगर किसी को एक खरोंच भी आए तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। जी जनाब। अगर कोई भी हताहत हुआ तो शू लीगो सैन्य कानून के तहत किसी भी सजा के लिए तैयार है। मेरे बहादुर सैनिकों, ये जंग हमें इस हाथी देश की रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे खौफ के साए में जिए और हमारे पूर्वज भी देख सके कि हमारे वीरों का खून कितना खौलता है। मार डालो, खत्म कर दो सबको। 100 साल बाद भी ये सेना आज भी उतनी ही ताकतवर है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी तोपखाना रेजिमेंट कहाँ है? जिस शाही तोपखाने पर हमें इतना गर्व था, वो आखिरकार क्या रहा है? वे जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे? सेनापति जी, एक बुरी खबर है। हमारा तोपखाना पूरी तरह तबाह हो चुका है। दुश्मन के कुछ भूतिया सैनिकों ने चुपके से हमारे पीछे से हमला कर दिया।
हमारे सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सबके सिर धड़ से अलग कर दिए गए। हजारों की तादाद में सैनिक थे वहाँ। इतनी बड़ी घुसपैठ आखिर कैसे मुमकिन है? उन गुलामों के आत्मघाती दस्ते का क्या हुआ? उन्हें आगे भेजो ताकि वे ढाल बन सके। लेकिन वो दस्ता, सुना है यहाँ की सेना में बहुत अफरा तफरी मची है। वे हमें खाना भी नहीं देना चाहते। ज्यादा से ज्यादा बस फ्राइड चिकन मिलेगा और थोड़ा सा मीट। इसलिए उन सबने अपने हथियार फेंक दिए और खाने की लाइन में लग गए। वे सब भाग गए। कमीने कहीं के, ये तो सरासर धोखा है। यकीनन उस अमर जादूगर ने कोई चाल चली है। अगर वो नियमों को नहीं मानता तो मुझे भी कोई दोष मत देना। अब मैं खुद गजराज देवता का आह्वान करूँगा। हिलना मत, मैं तुम्हें बस एक बात बताने आया हूँ। तुम सब के सब हम सिर्फ 10 लोगों से घिर चुके हो। खड़े हो जाओ। तुम सब खड़े क्यों नहीं होते? तुम्हें आत्मसमर्पण करने की इजाजत किसने दी? मूर्ख कहीं के। ये सब बकवास बंद करो। लानत है तुम पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ 10 दुश्मनों ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम्हारी हालत खराब हो गई। अब रोने से क्या फायदा? एक निडर योद्धा की तरह लड़ो। कम से कम अपनी इज्जत तो बचाओ उन लाचार और गरीब लोगों से। तुम कहीं ज्यादा बेहतर हो। हे महान गजराज देवता, ये लोग बेहद नीच और धोखेबाज हैं। इन्होंने एक दुष्ट शक्ति का सहारा लेकर धोखा दिया है। कृपया इन पर अपना कहर बरपाइए और इनका नामो निशान मिटा दीजिए। अब बोलो, क्या ख्याल है हाथी देश के वीरों? शायद तुम्हारी किस्मत में जीत नहीं लिखी। तय तो हुआ था कि हम देवताओं को बीच में नहीं लाएंगे। कोई है, मुझे बताओ, इस देश की वो खतरनाक सेना आखिर कहाँ छिपी है? उनकी मुख्य ताकत कहाँ है? तुम जैसे कायरों से निपटने के लिए हम 10 लोग ही बहुत ज्यादा हैं। अगर मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो ये है तुम्हारा तथाकथित देवता। ये तो मेरे पालतू जानवर से भी गया बीता है। मुझे पता है कि वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें असली ताकत का एहसास होगा। सैनिकों, देवताओं की शक्ति को देखो और उनके सामने झुक जाओ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, अपनी दिव्य शक्ति प्रकट कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे परमेश्वर, इस देश के राजा को अपनी औकात का अंदाजा नहीं है और इसके देवता का भी यही हाल है। अब मैं तुम्हें असली तबाही का मंजर दिखाऊंगा। विनाशकारी किरण, एक ही वार में पूरा साम्राज्य राख हो जाएगा। हे भगवान, इस तरह तो हमारा अपना देश भी पूरी तरह तबाह हो जाएगा। खामोश रहो। इन निकम्मे लोगों की जान की मुझे कोई परवाह नहीं है। ये क्या बकवास है? मेरी नाक एक बार फिर टूट गई। अब सब खत्म हो गया। भगवान को भी बुरी तरह पीट दिया गया। ये नया खिलाड़ी तो कमाल का निकला। ग्रैंड मास्टर के स्पेशल सोल्जर सच में लाजवाब हैं। ये तो सरासर बेईमानी है। ये पक्का कोई धोखा है। वो औरत सिर्फ उस जादुई तलवार के दम पर उड़ रही है। अगर हिम्मत है तो उसे हथियार छोड़कर खाली हाथ लड़ने को कहो। क्या तुम अभी भी इस खेल को जारी रखना चाहते हो? कृपा करके हमें बख्श दीजिए महान योद्धा। हम तुच्छ लोग आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। हम आत्मसमर्पण करते हैं। आपके साम्राज्य का जो भी नुकसान हुआ है हम उसका 10 गुना नहीं 100 गुना मुआवजा देंगे। महान योद्धा का जो भी नुकसान हुआ है, हमारा देश, चाहे हमें अपना सब कुछ बेचना पड़े, हम उसकी भरपाई करेंगे। अरे सुनो ब्रॉडकास्टर, कैमरे का रुख उधर करो। क्या तुम्हें हमारी तलवार दिखाई दे रही है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम उस तलवार को हासिल कर ले तो हम हारी हुई बाजी पलट सकते हैं। लेकिन ये भला कैसे मुमकिन होगा? वो औरत बहुत ताकतवर है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हमारे देश के मर्द इस काम में सबसे माहिर हैं। एक छोटी लड़की को काबू में करना कौन सी बड़ी बात है? अपनी उसी गंदी चाल का इस्तेमाल करो और किसी भी तरह वो तलवार वापस छीन लो। क्या तुम्हारी खुसर पुसर खत्म हो गई? तुम्हारी ये कमजोर आवाजें मक्खियों की तरह भिन-भिन रही हैं। क्या तुम मंदिर के भीतर की आवाजें सुन सकते हो? और सुनो, अपनी इन गंदी चालों को अपने पास ही रखो। जिस तलवार को तुम पाना चाहते हो वो तो मेरे बचपन का एक मामूली सा खिलौना है। बेहतर होगा कि तुम लोग तुरंत घुटने टेक दो। अगर हमारे देश के लोग मेरे दादाजी के शासन में आ जाएं,
तो उनकी जिंदगी आज से 100 गुना बेहतर हो जाएगी। दक्ष देश के सभी नागरिक ध्यान से सुने, अगर हमारा देश इस जगह का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है तो मैं शू चांगके ये कसम खाता हूँ कि कल से ही, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, चाहे तुम तथाकथित अछूत ही क्यों न हो, तुम्हें भरपेट मक्के का दलिया मिलेगा, हर दिन एक अंडा और हर हफ्ते फ्राइड चिकन खाने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब कभी इस बात का डर नहीं सताएगा कि तुम्हें किसी दुष्ट देवता की बलि चढ़ा दिया जाएगा। वो आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही है। क्या तुम लोगों ने भी सुना? हाँ, हमने सुना। क्या ये सच है? क्या हमें सच में रोज पेट भरकर वो पीला मक्के का दलिया मिलेगा? तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दलिया मिलेगा या नहीं, बल्कि इस बात की चिंता करो कि तुम कितना खा पाओगे। हमारे पास अनाज का इतना बड़ा भंडार है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो पेट भरकर दलिया खाने के लिए तैयार हो जाओ जब तक कि तुम्हारा पेट न भर जाए। अगर ये सच है तो मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। हमारा देश हर दिन सिर्फ जीत के दावे करता है, लेकिन मेरे खाने के लिए अनाज कम होता जा रहा है और हर दिन मुझे ये डर सताता है कि जब सारे गरीब मर जाएंगे तो कहीं अगली बलि मेरी न चढ़ा दी जाए। मेरा भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा अंत तो तय है। हम सब मारे जाएंगे। निशाना चूक गया हमारे देश के सम्मान के लिए। ए लड़की, इधर आओ, इधर देखो। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम लोग अपनी घटिया हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। मुझे मौका मिल गया, जीत मेरी हुई। अब तेरा खेल खत्म, मर जा। मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ मेरा एक खिलौना है। जब ये खुद मेरा गुलाम है तो ये मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये क्या हो रहा है? एलिफेंट इमोर्टल, मुझे बचाओ। मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा। मैंने अपने दिल को कई बार समझाया था, लेकिन तुम्हारे पीछे जो आका बैठा है, मैं जल्द ही उसके लिए भी इंतजाम कर दूंगा। अपनी मौत के आखिरी पल तक तुम वैसे के वैसे ही रहे। तुम्हें अपनी औकात का जरा भी अंदाजा नहीं था। कमांडर, ये मेरी नाकामी है। मैं जिन 10 साथियों को अपने साथ ले गया था वे सब मारे गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर कौन सोच सकता था कि दुश्मन का भगवान इस तरह बेशर्मी से अपना वादा तोड़ देगा। तुमने सिर्फ 10 लोगों की टीम के साथ पूरे एलिफेंट किंगडम की सीमा सुरक्षा सेना को घुटनों पर ला दिया। तुम्हारी ये कामयाबी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के काबिल है। बिल्कुल सही कहा। आखिर खून किसका है ये भी तो देखो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। ली गुओ, मैंने संगठन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और तुम्हारी सिफारिश की है ताकि तुम नए कमांडर इन चीफ का पद संभाल सको। क्या कमांडर, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले मेरी पूरी बात सुनो। ली गुओ, मैंने ये कमान तब संभाली थी जब हमारा देश अंदरूनी और बाहरी मुसीबतों से घिरा हुआ था और चारों तरफ दानवों का साया था। लेकिन अब अमर शू के आने के बाद सारे दानवों का खात्मा हो चुका है। साकुरा, ईगल और एलिफेंट किंगडम जैसे तीनों बड़े दुश्मन अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हमारे देश की किस्मत अब बदल चुकी है और अब हमें किसी ढाल की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी तेज तलवार की जरूरत है जो हमारी सीमाओं का विस्तार कर सके। और साफ तौर पर तुम इस तलवार की भूमिका निभाने के लिए मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। लेकिन कमांडर लू बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस महायुद्ध के दौर में जो आगे नहीं बढ़ता वो पीछे छूट जाता है। तुम ही इसके लिए सबसे सही इंसान हो, इसलिए मना मत करो। कमांडर, आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब बस करो। हम मर्दों को इस तरह जज्बाती बातें शोभा नहीं देती। अमर शू, एलिफेंट किंगडम को लेकर आपका क्या इरादा है? क्या हम उस पर पूरी तरह कब्जा कर ले? बिल्कुल। पहले वहाँ संसाधनों की कमी थी और हमें दुनिया के सामने भी जवाब देना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ के लोगों की भलाई के लिए ही सही, हमें वहाँ का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना चाहिए ताकि वहाँ सब कुछ ठीक किया जा सके। मैं भी यही सोच रहा था। हमारे कब्जे के बाद वहाँ के आम लोगों को कम से कम 2 वक्त का भरपेट खाना तो नसीब होगा और वहाँ के सैनिकों को भी सेना में जानवरों जैसा घटिया खाना नहीं खाना पड़ेगा। ये तो सच में बहुत अच्छी बात होगी। जब बड़े लोग जरूरी बात कर रहे हो तो तुम जैसी छोटी बच्ची को बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और रसोई में जाकर मदद करो। भला मैं क्यों नहीं बोल सकती? नहीं, उसकी बात में दम तो है। लगता है अब सच में मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। इस मामले में शायद हम में से कोई भी इस छोटी सी बच्ची जितना साफ नहीं सोच पाया। छोटी बच्ची? अंकल नो, मुझे इतना कमजोर मत समझिए। उन दोनों दुष्ट देवताओं को मैंने अपने हाथों से खत्म किया है। हाँ, बिल्कुल। हमारी कियान बेटी दाक्सिया की सबसे मजबूत ताकत है। भविष्य में वो बहुत आगे जाएगी। जब दादाजी यहाँ हैं तो मैं खुद को सबसे ताकतवर कैसे कह सकती हूँ?
पूर्वज, इन सब बातों को छोड़कर मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बेझिझक पूछो। पूर्वज, डार्क सियांग ने मरने से पहले जिस मास्टरमाइंड का जिक्र किया था, उस पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में आपने कहा था कि आप जानते हैं। हाँ, मुझे पता है पिताजी। क्या वो चीजें इन तथाकथित दुष्ट देवताओं से भी ज्यादा भयानक हैं? अगर ऐसा है तो डार्क सियांग को पहले से ही तैयारी करनी होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग आराम से खाओ पियो और चैन की नींद सो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पूर्वज, आपकी शक्तियों को हम सबने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन युद्ध नीति कहती है कि दुश्मन को जाने बिना जंग नहीं जीती जा सकती। अगर वो मास्टरमाइंड सच में इन दुष्ट देवताओं से भी ऊपर है और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई तो कमांडर सही कह रहे हैं। पूर्वज, ये देश के भविष्य का सवाल है। अब आप हमें और सस्पेंस में मत रखिए। डर गए? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें सच खुद दिखा देता हूँ। मैं अभी जाकर उस तथाकथित मास्टरमाइंड का नामो निशान मिटा देता हूँ। भाई, तुम हमें पुराने ब्रिटेन के इन खंडहरों में क्यों लाए हो? ये जगह काफी खुली है और यहाँ कोई इंसान भी नहीं रहता। जब हाथ साफ करना ही है तो खुलकर लड़ना होगा। राक्षस, क्या यही उस दुष्ट देवता के पीछे का मास्टरमाइंड है? क्या यह इतने समय से पुराने ब्रिटेन की जमीन के नीचे छिपा हुआ था? नहीं, इसका कोई भौतिक शरीर नहीं था। यह एक बेहद खतरनाक मानसिक आयाम में रहता था। मैंने ही इसे जबरदस्ती एक शरीर दिया और खींचकर यहाँ ले आया। यानी इस भयानक और अजीब जीव को आपने इतनी आसानी से काबू में कर लिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये घिनौनी चीज आखिर है क्या? हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हमारे भौतिक ब्रह्मांड के अलावा एक तकनीकी ब्रह्मांड है, एक साधना का ब्रह्मांड है और एक पूरी तरह से मानसिक ब्रह्मांड भी है। तो क्या पहले के वो दुष्ट देवता और राक्षस असल में वहीं से थे? बिल्कुल सही, वे सब एक ही जगह से आए हैं। उनके हमले का मकसद इंसानों को पालतू बनाना, उनकी आस्था को लूटना और आखिर में उन्हें पूरी तरह निगल जाना है। निगल जाना। तो वो राक्षस असल में इंसानों से मिलने वाली ताकत पर ही पलते हैं। पूजा पाठ की दुनिया में इसे समर्पण कहा जाता है। डर पैदा करके इंसानों को पूजा करने पर मजबूर करना। कौन है वो जिसने मेरी सुबह की दावत में खलल डालने की हिम्मत की? अगर नींद खुल गई है तो बाहर निकल आओ, तुच्छ जीव। मैं नियान सुई हूँ। तुम्हारे आसपास के ये कीड़े मकोड़े एक उच्च आयाम के रक्षक हैं। अब समझ आया कि तुम्हारी बातें कितनी मूर्खतापूर्ण थी। दागुआंग, बिना किसी कर्तव्य के उसका ये तरीका सचमुच किसी चमत्कार जैसा है। तो ये सब पद के लालच में था, तभी तो वो पूजनीय अमर शुरुआत से लेकर अंत तक इतने शांत और बेफिक्र थे। स्कॉर्पियन किंगडम क्या सच में इतनी आसानी से खत्म हो गया? ये तो सचमुच उस दुष्ट देवता के पीछे का असली आका है। बात ये नहीं कि वो बहुत कमजोर है, बल्कि ये है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे लिए ये तथाकथित पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड बस एक थोड़ी ताकतवर चींटी के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि हम यहाँ विनाश कर रहे हैं? जब करना ही है तो सोचना क्या? तो अब मुझे दोष मत देना, मैं इसे सीधे शुरू करने जा रहा हूँ। यही है वो एकदम परफेक्ट शरीर। ओह, इस बार ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा मार झेल सकता है।
थोड़ा ज्यादा मार झेल सकता है। ताकत के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हारे पास बस इतनी ही मजदूरी करने लायक ताकत है तो बेहतर होगा कि तुम सीधे सूरज में कूदकर खुद को खत्म कर लो, ताकि और बेइज्जती न करानी पड़े। तुम एक भगवान का अपमान कर रहे हो। गलत मत समझो, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम एक मामूली स्कॉर्पियन वुल्फ हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अगर तुम भगवान की असली ताकत देखना ही चाहते हो तो देखो कैसे आसमान और जमीन पलट जाते हैं। देखा तुमने? इस ग्रह पर दिन और रात का होना सिर्फ मेरे एक इशारे पर निर्भर करता है। मैं ही यहाँ का इकलौता मालिक हूँ। बस इतना ही था। शू शियान, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकने को तैयार हो और भगवान के साथी बनते हो तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान दूंगा। इंसानी खाल में लिपटा मांस का एक लोथड़ा। मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। एहसान फरामोश कहीं के। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? सपने देखना बंद करो। ठीक है, फिर अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं इस पूरे ग्रह को ही मिटा दूंगा और किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाकर अपने नए भक्त ढूंढूंगा। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो। इस तरह के ओछे तमाशे को चमत्कार नहीं कहा जा सकता। मैं तुम्हें 5 मिनट और देता हूँ अपना नाटक दिखाने के लिए। अगर तुम देखना ही चाहते हो तो आज तुम्हें असली निराशा का एहसास कराता हूँ। तारों का टूटना और नक्षत्रों का विनाश। हाँ, अब आया ना मजा? इस तरह की भयानक तबाही को शेन कियूही की जादुई तकनीक भी नहीं रोक पाएगी। अमर आपकी इस ताकत को देखकर बिना किसी पछतावे के मर सकते हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी जरा अपने आसपास देखो। क्या यहाँ कुछ भी तबाह होता हुआ दिख रहा है? ये भला कैसे मुमकिन है? गुरुत्वाकर्षण कहाँ गया और समुद्री लहरों की ताकत कहाँ गई? आखिर ये धरती तबाह क्यों नहीं हुई? क्या ये सब तुम्हारी वजह से है? तुमने सच में काबू कर लिया 2 ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को। मानना पड़ेगा, चांद को अपनी तरफ खींचना वाकई थका देने वाला काम था। लेकिन अगर तुम इसे नीचे खींच सकते हो तो मैं इसे रोक क्यों नहीं सकता? तो फिर मैं इस पूरे चांद को ही धरती पर गिरा दूंगा। अब देखता हूँ तुम क्या करते हो। वक्त खत्म हुआ। भले ही यह नजारा खूबसूरत है लेकिन अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही सक्रिय कर दिया है अपना अल्टीमेट डिफेंस बैरियर। बस 10 सेकंड और चांद सीधे धरती से टकरा जाएगा। जरा अपना हेयरपिन देना बेकार की कोशिश है। बिना हेयरपिन के अपने चरम पर होने के बावजूद मैं हार गया, वो भी बिना हेयरपिन के। ताकत हेयरपिन में नहीं थी बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले में थी। भाई साहब, क्या गजब का वार था। आखिरकार अमर ऋषि तो अमर ऋषि ही हैं। एक ही झटके में काम तमाम कर दिया। भाड़ में जाए वो बकवास एलिफेंट गॉड। सबके सब खत्म हो गए। आज से मैं सिर्फ हमारे एलिफेंट सेज पर भरोसा करूंगा। हे भगवान एलिफेंट सेज, आप ही हमारे भगवान हैं। आप ही हमारे इकलौते तारनहार हैं। ऋषिव यू योतियान की इस तबाही के बाद हमारे एलिफेंट देश को छोड़कर जो आपकी छत्रछाया में सुरक्षित हैं, बाकी दुनिया के इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं। पूरी तरह खत्म। क्या हालात सच में इतने बुरे हैं? अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो हमारे एलिफेंट देश के बाहर पूरी दुनिया में बचे हुए लोगों की संख्या कुल मिलाकर शायद सिर्फ कुछ लाख ही बची है। शायद ये कोई बुरी बात भी नहीं है क्या? लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
लोग कम होंगे तो आपसी झगड़े भी अपने आप कम हो जाएंगे। अब जब पुरानी व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है तो हमारा एलिफेंट देश बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ सकता है और एक नई शांतिपूर्ण मानव सभ्यता का निर्माण कर सकता है। ओह अच्छा, मैं आपका इशारा समझ गया। धन्यवाद गुरुदेव। आपका मतलब है कि ये हम एलिफेंट वासियों के लिए पूरी दुनिया पर राज करने का एक सुनहरा मौका है ना? सही कहा ना, तुमने बिल्कुल सही समझा। मानवता के विकास के लिए हमारी जो योजनाएं थी वे हमेशा साम्राज्यवादी ताकतों के आपसी विवादों और उनके पुराने झगड़ों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी और रुकी हुई थी। ओह अब मैं समझा, यानी कि अब वे साम्राज्यवादी रुकावटें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब हम अपने देश की नीतियों का पूरा फायदा उठाकर पूरी मानवता की तरफ से भविष्य के विकास का खाका तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो यह वाकई में एक बेहद सुनहरा मौका है। आज जब दुनिया की पुरानी व्यवस्था बिखर चुकी है तो ये हमारे लिए एक नया इतिहास लिखने और दुनिया को नया रूप देने का समय है। ली गुओ, अब बिना कोई वक्त गंवाए हमें तुरंत इस योजना की रिपोर्ट संगठन को सौंपनी चाहिए। ठीक है, चलो चले। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होस्ट, आपने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एलिफेंट देश को शक्तिशाली बनाने का यह मिशन सिस्टम अब आपको देने जा रहा है आपका अल्टीमेट अपग्रेड रिवॉर्ड सिस्टम। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा सिस्टम ही क्रैश हो गया है। अरे होस्ट, ऐसा मत कहो। क्या आपको यह मजाक लग रहा है? मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि ऐन वक्त पर आकर आपकी जान बचा सकूं और हीरो बन सकूं। लेकिन आपने तो मुझे अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं दिया। चलो अब बस भी करो, ज्यादा बकवास मत करो। ये बताओ मेरा इनाम कहाँ है? इनाम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 3 दिनों के भीतर आपको मिल जाएगा। उसके बाद होस्ट सीधे ग्रेट अर्थ स्पिरिट के पद पर पहुँच जाएंगे और आपके लिए ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में यात्रा करने का रास्ता खुल जाएगा। आप जब चाहें अपनी पुरानी कल्टीवेशन की दुनिया और इस दुनिया के बीच आ जा सकेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मैं सच में लोगों को अपने साथ दोनों दुनिया में ले जा सकता हूँ? बिल्कुल, इस सिस्टम की जुबान पत्थर की लकीर है। हम अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं उन सबको कल्टीवेशन की दुनिया में ले जा सकूंगा जहाँ हम सब मिलकर अमरता का रास्ता खोजेंगे। लेकिन हमें 3 दिन का इंतजार क्यों करना होगा? क्योंकि 3 दिनों के बाद इस साम्राज्य के सामने उसकी तरक्की के रास्ते की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है। होस्ट को इस रुकावट को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, तभी आपका ये सफर पूरी तरह से मुकम्मल हो पाएगा। चलो ठीक है, सिर्फ 3 दिनों की ही तो बात है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। लू फेईगुआंग, आजकल दुनिया में हमारे साम्राज्य के क्या हालात हैं? महाराज, अब दुनिया जैसी कोई चीज बची ही कहाँ है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ हमारे डाक्सिया साम्राज्य पर टिकी हैं। हाँ, ये सच है। दक्षिण के उस एक देश को छोड़कर बाकी की धरती पर अब इंसानों का नामो निशान तक नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि अब डाक्सिया को पूरी दुनिया की कमान अपने हाथों में ले लेनी चाहिए ताकि बचे हुए इंसानों को एक नई दिशा दी जा सके। मुझे पूरा यकीन है कि डाक्सिया जल्द ही अपने इतिहास के सबसे सुनहरे दौर में कदम रखने वाला है। जियायु शराब लेने गई थी, लेकिन उसे गए हुए काफी देर हो चुकी है। वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? उसे छोड़ दो। मैं तो कहूँगा कि तुम अपना ये गुस्सा थूक दो, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ और डर के मारे कहीं मेरा हाथ न फिसल जाए। अगर मैंने अपनी इस छोटी उंगली को जरा सा भी हिलाया तो ये लड़की पल भर में दम तोड़ देगी। रुक जाओ, तुम कौन हो और तुमने उसे क्यों पकड़ा है? चलो मैं खुद ही अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम सती है, मैं पश्चिम की एक देवी हूँ। पश्चिम की देवी? तो तुम उन मामूली राक्षसों जैसी नहीं हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तुलना उन मामूली और नीच जीवों से करने की भूल मत करना। मैं एक असली और शक्तिशाली देवी हूँ और आज मैं यहाँ अपने भक्तों को वापस लेने आई हूँ। तुम्हारे भक्त? हाँ बिल्कुल, मुझे महसूस हुआ है कि मेरे बचे हुए लाखों भक्त और उस पुराने साम्राज्य के वंशज इस वक्त तुम्हारे डाक्सिया साम्राज्य की सीमाओं के अंदर हैं। उन्हें मेरे हवाले कर दो। तुम इस लड़की को ले जा सकते हो, लेकिन बदले में मुझे मेरे लोग चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन्हें जबरदस्ती कैद कर रखा है। वे जहाँ भी हैं अपनी मर्जी से हैं और उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का पूरा हक है। मैं भला उनके और उनके भगवान के बीच आने वाला कौन होता हूँ? चेतावनी, होस्ट इस वक्त एक बड़े खतरे में है। आखिरकार मुझे वो मौका मिल ही गया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। ये बिल्कुल सही समय है। मेरे प्यारे होस्ट, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुमारी शी जियायु को तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूं? हाँ, उसे तुरंत यहाँ से दूर भेज दो।
ये तो स्पेस मैजिक है। तुम तो उस मामूली इंसान का सामना करने से भी डरते थे, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? अपनी बकवास बंद करो। अगर तुमने शुरू में तमीज से बात की होती तो शायद मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचता, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम यहाँ से खाली हाथ ही जाओगी। एक मामूली इंसान होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक देवी पर हाथ उठाने की? इस नई दुनिया में तुम्हारे जैसे घमंडी और बेकार देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छे, इसे कहते हैं अपनी मौत को खुद दावत देना। ये कैसे हो सकता है? मेरा शरीर, यह नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगा था कि जब तक इस दुनिया में कोई एक भी तुम पर भरोसा रखेगा तब तक तुम अमर रहोगे? लेकिन अगर इस दुनिया में तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई न बचे तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने हजारों सालों तक पश्चिम पर राज किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा एक भी भक्त न बचा हो? चलो तुम्हें सच दिखा ही देता हूँ ताकि तुम चैन से मर सको। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच नहीं है कि इंसान जितना लाचार होता है भगवान पर उसका भरोसा उतना ही गहरा होता जाता है? लेकिन हर चीज की एक हद होती है। इंसान की सबसे बड़ी फितरत अपनी नस्ल को बचाना है, और जब उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था तब तुम तमाशा देख रहे थे, तो फिर वो तुम जैसे कचरे पर भरोसा क्यों करेंगे? यह नामुमकिन है। मैंने हजारों सालों तक अपनी सल्तनत बनाई है। मेरे भक्त ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकते। नहीं, रुको, मुझे बख्श दो, मैं भीख मांगता हूँ। मुझे मत मारो, तुम्हें बख्श दूं, पर किस हैसियत से? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं खून की कसम खाने को तैयार हूँ और तुम्हारा सबसे वफादार कुत्ता बनकर रहूंगा। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं मना करता हूँ। तुमने मेरी औरत पर हाथ डाला है और उसी पल से तुम्हारा अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत तय हो चुका था। क्या ये धरती की ऊर्जा की ताकत है? ये तो पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। ब्रह्मांडीय यात्रा की क्षमता सक्रिय हो गई है। मेजबान अब से अमर लोक और इस दुनिया के बीच बिना किसी पाबंदी के आ जा सकते हैं। जियायु, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं ठीक हूँ, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। अमर पूर्वज, क्या आप जा रहे हैं? हाँ, सही कहा। अब जब दाक्सिया के सारे खतरे टल चुके हैं तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन दाक्सिया को अभी भी आपकी जरूरत है। आप ही तो हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। हम फाइगुआंग, तुम्हें समझना होगा कि मेरे जाने के बाद ही दाक्सिया सच में एकजुट होकर अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। कियान, चलो अब हम भी चलते हैं। क्या हुआ? कियान, शगुआंग, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। ये लड़की, इसने ऐसी बात कह दी। सच में इसने तो मुझे हैरान कर दिया। कियान, तुम तो हमेशा आसमान में उड़ने और नई दुनिया देखने की बातें करती थी ना? पापा, भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कल को कोई नया खतरा आ जाए। दाक्सिया को सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि इसे बचाने वाले और भी लोगों की जरूरत है। नन्ही बच्ची, तुम्हें खुद पर इतना दबाव लेने की जरूरत नहीं है। अंकल ल्यू, आपने ही तो कहा था कि मैं दाक्सिया की सबसे तेज तलवार बनूंगी। क्या वो सिर्फ बहलाने के लिए था? अरे बिल्कुल नहीं मेरी प्यारी भतीजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी समझदार हो जाओगी। मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। ये तो बस शुरुआत है। बहुत बढ़िया, तो फिर मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम क्या करती हो। दाक्सिया को एक रिटायर्ड बूढ़े की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हारी कमी खलेगी, लेकिन तुम्हारी उस दुनिया को तुम्हारी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो हम तीनों अपने असली संसार में वापस लौट रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे हो गया? चांगचेंग, यहाँ तो एक भयानक जंग हुई है। हे, भले ही ये पवित्र भूमि तबाह हो चुकी है, लेकिन इस मलबे के नीचे न जाने कितने खजाने दबे होंगे। तुम इतनी जल्दी कैसे? सच सच बताओ,
क्या हुआ था यहाँ? यहाँ आखिर क्या तबाही मची थी? मैं सब बताता हूँ, मुझे मत मारो। बोलो। हाँ, वो एल्डलूहून थे। जब आप यहाँ नहीं थे तो उन्होंने मौका पाकर दुश्मनों से हाथ मिला लिया और वूजी डेमन सेक्ट को अंदर बुला लिया, और इस तरह उन्होंने इस पवित्र भूमि पर कब्जा कर लिया। ल्यू हूंग, लगता है सू तियांगे ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। सू तियांगे कहाँ हैं? उन सभी को बंदी बना लिया गया है। वो सब वूजी डेमन सेक्ट की कैद में हैं। सू तियांगे, आज दोपहर को उसे सबके सामने मौत की सजा दी जाने वाली है। मुझे बख्श दीजिए, जो कुछ मैं जानता था मैंने सब बता दिया। चांगचिंग, हमें चलना चाहिए। चांगचिंग, दोपहर को सजा दी जाएगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें उन्हें बचाने के लिए तुरंत निकलना होगा। कोई जल्दी नहीं है कियानसु, पहले इस दुनिया के लजीज खाने का मजा लो। दोपहर का वक्त हो चुका है, इसे मौत के घाट उतार दो। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। वाह, क्या आशिक मिजाज जोड़ी है। सच में दिल छू लेने वाला नजारा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे डेमन सेक्ट में शामिल हो जाओ, पर तुमने नहीं सुनी। तुम्हें तो बस सच्चा आशिक बनना था। और देखो आज तुम्हारा क्या अंजाम हो रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने पर मजबूर करूंगा कि तुम्हारी वो महबूबा तड़प तड़प कर कैसे दम तोड़ती है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा असली शरीर सिर्फ जुआनदी लेवल का ही तो है, और तुम्हारा ये क्लोन ज्यादा से ज्यादा सेंट रियल्म के शिखर पर होगा, जबकि मैं अभी अभी सेकंड लेवल जुआनदी रियल्म पर पहुंचा हूँ, जुआनदी के दूसरे स्तर पर। तुम जैसे मामूली इंसान से निपटने के लिए मुझे अपने क्लोन की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये मजाल, ये नामुमकिन है। सब एक साथ हमला करो, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन आखिर है तो एक क्लोन ही ना। हम चारों जुआनदी मिलकर क्या उसे खत्म नहीं कर सकते? लेकिन ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक मामूली जुआनदी क्लोन के पास इतनी ताकतवर सुरक्षा कवच कैसे हो सकता है? मैं 1 घंटे के लिए झपकी ले लेता हूँ, तब तक तुम लोग जो चाहे करो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद भी मौत को दावत दे रहा है। बाकी सब पीछे हट जाओ। खून की बलि चढ़ाकर नर्क का रास्ता खोल दो। ये तो हद हो गई। खून की आसमानी बिजली, इस पर टूट पड़ो। तुम गलत थे शू चांगचिंग, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। क्या होली लॉर्ड शू ने अभी अभी जुआनदी में कदम नहीं रखा था, तो फिर सिर्फ उनका एक क्लोन इनके इतने बड़े हमलों को कैसे रोक पा रहा है? तीनों सेक्ट मास्टर्स, मेरी मदद कीजिए। अशुरा विनाशकारी वार, अपनी इस अकड़ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी।
कमीने कहीं के, इस बूढ़े की हिम्मत तो देखो, ये अभी भी मुझे नजरअंदाज कर रहा है। उसका सिर दर्द से फटने लगा था। क्या लानत है, ये क्या, अभी भी एक और परत बची हुई है। क्या तुम ठीक तो हो? इसने तो मेरे रक्षा कवच को भी तोड़ दिया। चारों बुजुर्गों, अब अपनी पूरी ताकत लगा दो, मेरी मदद करो। समझ गए, व्यू को तोड़ो। ये कैसी ताकत है? शू चांग किंग, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सिर्फ उसका एक क्लोन है। लू ओहुन, क्या तुम्हें यकीन है कि 2 महीने पहले ही उसने क्वासी अर्थ रियल में कदम रखा था? क्या ये किसी नए नवेले बंदे की ताकत लगती है? अभी जो हमला हुआ था उसमें क्वासी अर्थ 6ठी स्तर जितनी ताकत थी। हमारा क्लोन तो इसके सामने टिक ही नहीं पाया। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नामुमकिन है, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों न हो। आज हमें इस क्लोन को हर हाल में खत्म करना होगा। वूजी डेमन सेक्ट के सभी चेले मेरी बात ध्यान से सुने। इस अजूर ड्रैगन इमोर्टल को मेरे हवाले कर दो। चलो, कुछ तो सुधार हुआ है। देखो, इसमें दरारें आ रही हैं। लगे रहो, मुझे तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। कमीने, सभी लोग मेरी बात सुनो। अपनी ताकत मुझे ट्रांसफर करते रहो। इसे दिखा दो कि वूजी डेमन सेक्ट का असली नर्क कैसा होता है। थोड़ी और ताकत, मुझे और चाहिए। ये कीड़े मकोड़े, मैंने नहीं सोचा था कि ऐन वक्त पर इनसे इतना फायदा उठाया जा सकता है। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ यहाँ से हट ही नहीं रहा है। मेरा खून, मेरी जीवन शक्ति खत्म होती जा रही है। बचाओ मुझे, मैं अब और ताकत नहीं दे सकता। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। आखिर इस सब का क्या मतलब है? अपना सब कुछ मुझे सौंप दो। मुझे महसूस हो रहा है क्वासी अर्थ के 9वें स्तर की दहलीज अब बिल्कुल मेरे सामने है। क्या तुम पूरे वूजी डेमन सेक्ट को धोखा दोगे? धोखा? मैं ही वूजी डेमन सेक्ट हूँ। अब इस ड्रामे को खत्म करने का वक्त आ गया है। तुमने तो अपने ही नियमों को ताक पर रख दिया। तुमने मुझे मजबूर किया। हाँ, मजबूर किया। तुम हजारों लोग मिलकर मेरे एक अकेले क्लोन पर हमला कर रहे हो। अब क्या करोगे? ऊपर से गद्दारों का सहारा ले रहे हो और पवित्र संप्रदाय से 9 शब्दों के रहस्य को चुराने का क्या? तुमने तो साफ साफ कहा था कि तुम 1 घंटे के लिए सोओगे और इस 1 घंटे में हम जो चाहे कर सकते हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में दुनियादारी की कोई समझ है भी? युद्ध में सब कुछ जायज है, समझे कि नहीं? मेरी कही बातों पर तुमने सचमुच भरोसा कर लिया। कितने बेशरम इंसान हो तुम। मुझे बेशरम कहने के बजाय तुम्हें अपनी बेवकूफी पर पछताना चाहिए। अगर तुमने जबरदस्ती सबके दिलों को आपस में नहीं जोड़ा होता तो मैं एक ही वार में इस पूरे डेमन सेक्ट को तबाह कर पाता। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुम अपने ही वफादार साथियों को अपनी ताकत बढ़ाने का जरिया बनाना चाहते थे, इसी वजह से तुम्हारी हार तय थी। वूजी डेमन सेक्ट का लाखों सालों का साम्राज्य आज शिवचुनपो के हाथों बर्बाद हो गया। तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। ये तलवार हजारों लोगों को काटने के लिए बनी है। इसकी धार बेहद तेज है। ये तुम्हें दर्द महसूस करने का मौका भी नहीं देगी। क्या तुम सच में हम सबको खत्म कर दोगे? पवित्र स्वामी शु, कृपया हम पर दया करें। वूजी डेमन सेक्ट आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। हम आपके पवित्र संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हम आपके गुलाम बनकर रहने को तैयार हैं। होली लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए। होली लॉर्ड, हम आपके दास बनने के लिए तैयार हैं। हम बिना किसी शिकायत के हर काम करेंगे। हम कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। कृपया मुझे मत मारिए। मेरे पास बताने के लिए एक बहुत बड़ा राज है। किसी ने हमारे साथ मिलकर ये साजिश रची थी। होली लॉर्ड, रहम कीजिए। हम तो बस हुक्म का पालन कर रहे थे। हम तो बिल्कुल बेगुनाह हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आप ऐसे ही किसी बेगुनाह को तो नहीं मार सकते ना। बेगुनाह? 3 महीने पहले तुम झांग गुआंग के घर के पास से गुजरे थे और अचानक तुम्हारा मन रोस्टेड चिकन खाने का हुआ तो तुमने उस शाही परिवार के ताबूत के तख्ते छीन लिए और उन्हें जलाकर आग सुलगा ली, जिसकी वजह से उस अनाथ गुआंग को फांसी लगाकर जान देनी पड़ी।
ये झूठ है, ये सरासर नाइंसाफी है। मैं इस मामले में बेगुनाह हूँ, ये नाइंसाफी है। जाओ और अपना ये स्पष्टीकरण यमराज को दो। मुझे माफ कर दीजिए होली लॉर्ड, आपके इस शिष्य ने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया। मैंने आपको निराश किया है। 18 साल की उम्र में इस मुकाम पर पहुंचना इतिहास में बहुत ही कम लोगों के बस की बात रही है। तुमने मेरी सीट को बेकार नहीं जाने दिया गुरुदेव, लेकिन तुमने मुझे सच में निराश किया है। तुम्हारा मन अभी भी चंचल है और तुम्हें अपनी काबिलियत पर घमंड हो गया है। इस सबक को अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। चीजों को समझना सीखो, दूसरों का सम्मान करना सीखो और सबसे जरूरी, लोगों के असली चेहरे को पहचानना सीखो। जी, आपका ये शिष्य आपकी हर बात याद रखेगा। अब जब यहाँ का काम खत्म हो गया है तो मेरा एक क्लोन अब गायब होने वाला है। घायल शिष्यों को सुरक्षित वापस घर ले जाने का काम अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। आपका शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल किसी नरक जैसा है। क्या ये सब होली लॉर्ड ने किया है? हाँ, होली लॉर्ड ने हमारी जान बचाई है। हमें जल्दी से बाकी घायल भाइयों की मदद करनी चाहिए। चू लुओ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और मुझे माफ कर देना। पहले मैं बहुत घमंडी था। मुझे तुम्हें इस तरह नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझे बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। चांद के, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारा हर एक कदम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तुमने सोचा था। मेरे भाई, जब तुम्हारी तैयारी पहले से ही थी तो तुमने शुरू में ही अपने क्लोन को क्यों नहीं भेजा? उन बच्चों को इतनी तकलीफ झेलने की क्या जरूरत थी? इन सालों में ये शिष्य अपने खास शरीर के घमंड में हद से ज्यादा घमंडी हो गए थे, खासकर सू तियांगे। 18 साल की उम्र में सेंट बनना वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन इसी काबिलियत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। इसने उसे इतना घमंडी बना दिया कि वो दूसरों का सम्मान करना ही भूल गया और बाकी शिष्यों का हाल भी कुछ अलग नहीं था। चू लुओ एक गरीब परिवार से आता है, इसलिए हमारे संप्रदाय में उसे न जाने कितना भेदभाव झेलना पड़ा। ये जो भेदभाव का माहौल है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मेरी कोई हैसियत नहीं थी और मुझे भी लोगों के ताने और नफरत झेलनी पड़ी थी। अब जब मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं और अगर मेरे संप्रदाय में अभी भी वही ऊंच नीच का भेदभाव चलता रहा तो फिर मेरा होली लॉर्ड बनना पूरी तरह से बेकार है। मेरे भाई, ऐसा लगता है कि तुमने सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बढ़ाई बल्कि तुम्हारी यह सोच और समझ तुम्हें सच में एक महान गुरु बनाती है। यह मुसीबत तो बस एक शुरुआत थी। अब बस आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। वे इस मुसीबत को झेल तो लेंगे, लेकिन आगे अभी और भी बड़ी परीक्षा बाकी है। बिल्कुल, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वूजी डेमन सेक्ट जैसा एक मामूली सा दूसरा दर्जे का संप्रदाय, अगर उसके पीछे किसी का हाथ न हो तो वो हमारे पवित्र संप्रदाय के खिलाफ तलवार उठाने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? हाँ, अरे आप सभी साथी तो बुरी तरह घायल हैं। आखिर आप लोगों पर ये कैसी मुसीबत आ गई? लॉन्ग शुवान, यहाँ आकर ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो। तुम्हारे वूजी डेमन सेक्ट ने जो घटिया हरकत की है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? तेयनगे, क्या तुम पागल हो गई हो? वो डेमन सेक्ट का बंदा है। चेहरा ही दिल का आईना होता है। जिसके पास ऐसा मासूम और खूबसूरत चेहरा हो वो भला तुम्हें धोखा कैसे दे सकता है? वहाँ मत जाओ, खतरा है। यंग मास्टर लॉन्ग, हम पर अचानक हमला हुआ था। हम तो बस मरते मरते बचे हैं। ये मेरी ही गलती है कि मैं अपने लोगों को काबू में नहीं रख पाया, जिसकी वजह से तुम्हें इतना डरना पड़ा। कुछ देर पहले मुझे सच में लगा कि मैं मरने वाली हूँ और उस पल मुझे सबसे बड़ा पछतावा इसी बात का था कि आखिर मैंने पहले क्यों तुम्हारे प्यार के इजहार को स्वीकार नहीं किया। कितनी बेवकूफ औरत है पगली। अब सब ठीक है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तेयनगे, अपने पीछे देखो, संभल कर, बहुत देर हो चुकी है। मेरे गुरु बिल्कुल सही कहते थे। मैं पहले सच में बहुत नासमझ और भोली थी, इतनी नासमझ कि तुम्हें भी लगा कि मैं तुम्हारी चंद झूठी बातों में आकर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। तेयनगे, तो तुम ये सब नाटक कर रही थी। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद अगर मैं अब भी कुछ न सीखती तो मैं खुद को अपने गुरु की शिष्या कहलाने के लायक नहीं समझती। लेकिन हमारे बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। अगर हम सीधे सीधे लड़े तो हमारी मौत पक्की है।
कमीनी कहीं की, अब दिमाग चलाना भी सीख गई है, लेकिन अफसोस तुम अभी भी बहुत नासमझ हो। लोहे के इस मामूली से टुकड़े से तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या तुम्हें अब महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ थोड़ी ठंड बढ़ गई है? नाइन अंडरवर्ल्ड्स के जहर में डूबा हुआ ये खंजर कैसा लगा? ठंडा है ना? लोंगशुआन, तुम हद से ज्यादा घमंडी हो। कमीनी, एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। दिन में सपने देखना बंद करो, ये जहर तुम्हारे दिल तक पहुंच चुका है, अब तुम्हें कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। उसने अपनी ताकत से जहर के असर को रोक दिया है। जल्दी करो, इसी वक्त मौका है, इसे खत्म कर दो, मारो इसे। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मैं उस बूढ़े को ब्लैकमेल करने के लिए मोहरा बनाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबको लेकर यहाँ से भागो, मैं इसे रोक कर रखता हूँ, जितना दूर हो सके भाग जाओ। चू लुओ, तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से। अगर हम सब यहाँ मारे गए तो मरने के बाद भी मैं गुरुजी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। भागो, कहाँ भाग रहे हो? दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना, तुम्हारा ये जज्बा तारीफ के काबिल है, लेकिन अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। अपनी जान बचाकर रखो। सू तियांगे, हार मान लो, जिंदगी और मौत के बीच का ये सबक 100 सालों की आम जिंदगी से कहीं बेहतर है। जो युलोग तुम्हें हमेशा परेशान करता था, उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। एक गुरु होने के नाते यह मेरा तुम्हारे लिए इनाम है। अभी अभी चू लुओ ने तुम सबको बचाने का एक मौका देने के लिए अपनी खुद की जिंदगी की उम्र तक दांव पर लगाने की तैयारी कर ली थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ मौजूद हर एक शख्स की जान चू लुओ की ही बदौलत बची है। आज के बाद से अगर किसी ने भी उसके प्रति जरा सी भी बेदबी दिखाई तो वो एक एहसान फरामोश कुत्ता कहलाएगा, और ऐसे नीच इंसान को मैं खुद अपने हाथों से खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। गुरु चेले के प्यार का क्या शानदार नाटक है। अगर तुमने सीधे हमला कर दिया होता तो शायद तुम्हारे पास कोई मौका होता, लेकिन अफसोस तुमने बकवास करने में बहुत वक्त गंवा दिया। मेरे शरीर का सारा जहर मैं पहले ही पूरी तरह से बाहर निकाल चुका हूँ। तुम तो बस एक मामूली ड्रैगन हो जिसे मैं जब चाहूँ मसल सकता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत। 7वां आसमान। घुटनों पर आओ और रहम की भीख मांगो, तो शायद मैं सोचूं कि तुम्हें कम से कम दर्दनाक मौत दी जाए। लोंगशुआन, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? तुम लोगों ने लाखों मील की शांति संधि को तोड़ दिया, और जब हमारे बुजुर्ग तियान्युआन से लड़ रहे थे तब तुमने पीछे से कायरों की तरह हमला किया। मैंने जो जहर तैयार किया था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतनी आसानी से बेअसर कर सकते हो? तुम्हारी आज की इस हरकत ने पूरे महाद्वीप के भरोसे की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। अगर कल को तियान्युआन की तबाही दोबारा आए तो मुझे बताओ कि इस दुनिया में कौन आगे आने की हिम्मत करेगा उस तबाही को रोकने के लिए। तुम सच में हमारी मानव जाति के कलंक हो, इस पूरे महाद्वीप के गद्दार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नीच इंसान कहीं के। जब तुम्हें तमीज से बात करना नहीं आता तो अपना मुंह बंद ही रखो। मैंने पहले ही कहा था, मेरी नजरों में तुम बस एक मामूली कीड़े हो जिसे मैं जब चाहूं कुचल सकता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? मेरे इस वार में कम से कम चौथे स्तर की ताकत थी, लेकिन इससे उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर मुझ पर जहर का असर न होता तो तुम मेरे साथ इस तरह खिलवाड़ कभी नहीं कर पाते। तो चलो आजमा कर देख लेते हैं।
तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और कुछ नहीं, बस तुम्हें बिना किसी पछतावे के मौत देना चाहता हूँ। भले ही तुम अपनी पूरी ताकत में होते तो भी क्या बदल जाता? मेरे सामने तुम हमेशा एक मामूली कीड़े ही रहोगे। यही तुम्हारे लिए मेरी आखिरी दया है। घमंडी कहीं के, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बहुत हुआ। ये तो वो ताकत है जो सिर्फ उच्च स्तर के योद्धा ही अपने काबू में कर सकते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? अभी अभी इस स्तर पर कदम रखने वाला वो मेरे नियमों को इस तरह कैसे बेअसर कर सकता है? मैंने कई बार कहा है, मेरी नजरों में तुम बस एक थोड़े ताकतवर कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। बदतमीज। मेरी असली ताकत का मैंने अभी तक 10% भी इस्तेमाल नहीं किया है। तुम मुझे कीड़ा समझते हो ना? वहीं खड़े रहो और हिलना मत। जरा इस कीड़े की तलवार का वार झेल कर दिखाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा 1 घंटे तक इंतजार करूंगा। इस दौरान चाहे तुम अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करो या फिर मदद के लिए किसी और को बुलाओ, जो मन में आए करो। 1 घंटा? क्यों, कम लग रहा है क्या? तो फिर 2 घंटे ले लो। इससे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे शिष्यों, हमें आराम करने के लिए वापस पवित्र भूमि पर जाना होगा। अब जब हमारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम दोनों मेरे लिए एक प्याली गर्मा गर्म चाय बनाओ। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। चाय का रंग कितना साफ है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। सच में बेहतरीन चाय है। तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम भी इसका स्वाद चखना चाहते हो? तारामंडल को तबाह करने वाला वार। इस एक तलवार के वार से 9वें आसमान के सम्राट की ताकत भी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। तुम बहुत बकवास करते हो। मेरे शिष्यों को अब नींद आने लगी है। ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। अब खत्म हो जाओ। ये कैसी ताकत है? क्या तुम सच में धार्मिक मार्ग के महान सम्राट बन चुके हो? नहीं, यह नामुमकिन है। अभी तो कुछ ही समय बीता था, लेकिन तुम्हारी जैसी बेकार हालत को देखकर अब और वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। महाराज, मुझे बख्श दीजिए। महाराज, दया कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपकी शक्ति को चुनौती दी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हें कुदरत भी माफ नहीं करेगी। ये सजा तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देगी और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। तुम्हारी तकलीफ 1000 गुना बढ़ जाएगी और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे तुम राख में बदल रहे हो। इस असहनीय दर्द के बीच तुम तड़प तड़प कर दम तोड़ दोगे। मेरे शिष्यों, चलो अब अपने संप्रदाय वापस चलते हैं। तुम तीनों बूढ़े मूर्ख हो। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ, हमें अपनी गलती का एहसास है। पहला गुनाह, अपने चमचों को पवित्र संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की छूट देना, अपने कर्तव्य से पीछे हटना और मनमानी करना, ये पहला गुनाह है। दूसरा गुनाह, लॉर्ड जून, एक अधिकारी होने के नाते तुमने अपनी गलती सुधारने की कोशिश नहीं की, उल्टा गवाहों को ही मिटाना चाहा और जानलेवा हमला करने की नाकाम कोशिश की। ये तुम्हारे गुनाह को और बढ़ाता है। क्या ये बंदा पागल हो गया है? तीसरा गुनाह, एक बड़े पद पर होने के बावजूद तुमने धोखा दिया
और हमारे पुराने नियमों को ताक पर रख दिया। ये सीधी सीधी गद्दारी है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। तुम लोग धोखेबाज और बेईमान हो। तुम्हारी पापों का घड़ा भर चुका है। आज मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि डेमन सेक्ट और हुआन संप्रदाय का अंत निश्चित है। इस तरह की पाबंदी, तुम खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हो। बकवास बंद करो और हमला करो। ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि यह सचमुच ताकतवर है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो पूरी दुनिया का मजाक उड़ाने जैसा है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो घुटने टेक दो। ये तो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। पवित्र संप्रदाय के शिष्य सिर्फ लड़ते हुए मरना जानते हैं, पीठ दिखाकर भागना नहीं। हम अपने संप्रदाय के लिए अपनी जान दे देंगे। अगर हमें झुकाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। मैं अपनी बची हुई जिंदगी की ताकत झोंक दूंगा ताकि अपने जूनियर भाई बहनों को यहाँ से सुरक्षित भगा सकूं। नहीं, अगर मरना ही है तो हम सब साथ मिलकर मरेंगे। तुम ये क्या कर रहे हो? इस जन्म में मैं तुम्हारे प्यार का इकरार नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ। सीनियर ब्रदर चैनरो, मैं इतना हैंडसम और जवान हूँ। कितनी ही लड़कियाँ मेरे पीछे पागल हैं। मैं यहाँ अपनी जान कैसे गवा सकता हूँ? तोंग जुन, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं एक ऊंचे घराने का इकलौता वारिस हूँ। मेरा खून खानदानी है। तुम जैसे मामूली इंसान के साथ मैं भला क्यों मरूं? आपका ये सेवक अपनी आखिरी सांस तक आपका वफादार रहेगा, यंग मास्टर किंग किंग। मैं आपके लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। बस आप हुक्म कीजिए मालिक। जो वक्त के साथ चलना जानते हैं वही समझदार कहलाते हैं। ये लड़की सच में बेहद खूबसूरत है। इसे तो मैं अपनी पसंद दासी बनाऊंगा। क्या यहाँ कोई और भी है जो जिंदा बचना चाहता है? तो बिना देर किए घुटनों के बल यहाँ आ जाओ। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है आगे बढ़ने की। हौसला तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मेरी एक सलाह मानो। इस तरह किसी के पीछे दुम हिलाना बंद करो। अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो ये लड़की तुम्हारी कठपुतली बन जाएगी। मैं अपने धर्म और रास्ते पर अडिग हूँ, चाहे मेरे पीछे कोई भी खड़ा क्यों न हो। मैं तुम जैसे गद्दारों की तरह इन दरिंदों के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। एक मर्द का वादा है, मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। बहुत खूब कहा। क्या? अरे बहुत दर्द हो रहा है। सोंग जुओ, यंग मास्टर, मुझे बचाइए। ये कैसे हो सकता है? आखिर यह इंसान है या कोई शैतान? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपनों पर ही हथियार उठाने की जुर्रत की? मास्टर, मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे खानदान के पास बेशुमार दौलत और खजाना है। बस मेरी जान बख्श दीजिए, मैं सब कुछ आपके कदमों में रख दूंगा। सुजिन, हमला करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जल्दबाजी मत करो, उसे आगे बढ़ने दो। जब वो अपने ही शिष्यों का खात्मा कर देगा तो पवित्र संप्रदाय के वे बूढ़े बुजुर्ग सबसे पहले उसी का हिसाब करेंगे। फिक्र मत करो, जान बचाने के लिए घुटने टेकना इंसानी फितरत है। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी उनकी तरह अपनों की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। भविष्य, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा कोई भविष्य बचा है? क्या तुम अब भी बेकार की जिद पर अड़े रहोगे? अच्छा होगा कि अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो। शायद मौत के बाद तुम्हारी लाश सही सलामत बच जाए। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी इस बेवकूफी और बेशर्मी पर हंस रहा हूँ। जो पूरे महाद्वीप की सुरक्षा का मामला था उसे तो तुमने बीच में ही छोड़ दिया, और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस खोखले वादे पर यकीन कर लूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे बूढ़े कुत्ते ने सच में कुछ तरकीबें सीख ली हैं। जो तुमने मेरे इस क्लोन की असलियत को पहचान लिया। मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतनी बकवास। तुम्हारी पोल खुल चुकी है। क्या ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं, या फिर तुम अब भी कोई नया नाटक करने वाले हो? शुभांशु, इतनी जल्दी भी क्या है? माना कि सिर्फ इस क्लोन के दम पर मैं तुम चारों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे खुद कष्ट उठाकर अपने असली रूप में यहाँ आना पड़ा। शुभांशु, अब इस तमाशे को खत्म करने का वक्त आ गया है। या
क्या सच में उसने उस मुकाम को हासिल कर लिया है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मामूली, सिर्फ एक उंगली की ताकत वाले क्लोन ने मेरे पूरे नियम और कानून को रोक दिया। ये सब झूठ है, सब कुछ एक धोखा है। शुभांशु, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। जब सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, तो इस आखिरी वार को बेकार मत जाने दो। वो दिशा शायद तुम्हारे शियांतियान डेमन संप्रदाय का मुख्य महल है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी भागने की रफ्तार पर बहुत ज्यादा भरोसा है। अब हमारे पास जान की बाजी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चांद के ध्यान से देखो। तो फिर अगर ये तीर चला तो भले ही तुम इसे रोक लो, लेकिन आसपास के हजारों मील के दायरे में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये तो अपनी आखिरी सांसें गिनने जैसा है। मौत को दावत दे रहे हो। हम इसे नहीं रोक पाएंगे। ये ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या हम सब यही मारे जाएंगे? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। सभी लोग अपनी सुरक्षा हटाओ और अपनी सारी ताकत चूलुओ को दे दो। बचने का यही इकलौता रास्ता है। चूलुओ जैसा भला इंसान तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान लगा देगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है। संप्रदाय प्रमुख, आपकी ताकत बाहर नहीं फैल रही है क्या? ये कैसे मुमकिन है? इसका असर इतने छोटे दायरे में कैसे सिमट गया? अब उसका बचना नामुमकिन है। मैं यहाँ नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये तमाशा अब खत्म हुआ। अब फैसले का वक्त आ गया है। तुमने हद पार कर दी है, तो फिर चलो साथ में ही मरते हैं। मैं अपने सुनहरे खून की बलि देकर इस पूरी बाजी को पलट दूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी हिम्मत होगी। फालतू की बातें बंद करो। पिताजी, बुजुर्ग ली, जब मरना ही है तो अपनी ताकत मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी जगह जिंदा रहकर आगे बढ़ूंगा। आखिरकार हेवन देवई डेमन पैलेस की तकनीक ही काम आई। अब मैं एक महान सम्राट बन चुका हूँ। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। शू चांग किंग, क्या तुमने देखा? अब इस पूरी दुनिया पर मेरा राज है। या तो हम दोनों हाथ मिला ले और इस पूरी दुनिया को आपस में बांट ले, वरना कियान युआन भी हमारे कदमों में थर थर कांपेगा। जो जानवर अपने सगे बाप को खा गया, वो मुझसे हाथ मिलाने की बात करता है। अगर साथ नहीं देना तो मत दो। आज से हमारे बीच की दुश्मनी खत्म और हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। तुम किस हसीन ख्वाब में जी रहे हो? मैंने पहले ही कह दिया था कि आज तुम्हारी मौत का दिन है। इस मोड़ पर आने के बाद भी तुम्हें इतना घमंड बाकी है। शू चांग किंग, तो फिर अलविदा। ये जहरीली ऊर्जा, तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। ये दिखावा है या हकीकत? पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद जान जाओगे। फैक्सियांग सम्राट, उन्होंने बस एक इशारा किया।
मुझे मारना चाहते हो। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हारा गुलाम बनने को भी तैयार हूँ। मैं तियान्युआन के खिलाफ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे संप्रदाय की यह मेरे बचने की आखिरी गुप्त तकनीक है। तुम इसे कैसे जानते हो? दुनिया के सारे संप्रदाय धोखेबाज हैं। वे हमारे डेमन संप्रदाय को खत्म करना चाहते हैं। मेरे सभी मददगारों की यही लिस्ट लो, और जो भी जिंदा बचना चाहता है वो तुरंत मिलकर इसे खत्म करे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप सभी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए दवाइयाँ बनाऊंगा और एक एक करके आपके घावों का इलाज करूंगा। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा हर्जाना समझिए। शरीर के अंदर जमा हुआ गंदा खून अब साफ हो चुका है और ये तियान मिंग टी शुए नाम की दिव्य औषधि है। इसे खाने के बाद थोड़ी देर आराम करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी चोटें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति की नींव भी मजबूत होगी। गुरुदेव, क्या श्री जियायु दीदी आपकी जीवन साथी हैं? हाँ, वो मेरा सबसे पहला और आखिरी प्यार है। तो क्या गुरुमाता को इस बात से कोई ऐतराज होगा अगर गुरुदेव की सेवा करने के लिए एक और सदस्य आ जाए? तियांगे, जब मैंने तुम्हें उस गरीब बस्ती से बचाया था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर एक अनमोल हीरा दिखाई दिया था। मैं तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान करता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी काबिलियत मिट्टी में मिल जाए। बस इतनी सी बात थी। मेरे मन में कोई और विचार नहीं था। तियांगे, रिश्तों और किस्मत के मामले में कभी भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं समझ गई गुरुदेव, मैं सब समझती हूँ। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव। मैं सु तियांगे अपनी भावनाओं पर काबू पाना जानती हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान दो। इस दुनिया में कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें दिल से चाहेगा। तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। मैं अब अपने आसपास के लोगों को एक नए नजरिए से देखूंगी। किंग ने मरते मरते जो चाल चली वो बहुत ही घटिया थी। उसने जो संदेश फैलाया है उससे शायद सभी बड़े संप्रदाय धर्म और न्याय के नाम पर हम पर हमला करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। तो ये तो और भी अच्छा है। इसी बहाने सबका हिसाब एक साथ चुकता हो जाएगा और हमारे नियमों का खौफ भी सब पर बैठ जाएगा। तुम चिंता मत करो। इस महायुद्ध के मंच को कैसे सजाना है यह मैंने पहले ही सोच लिया है। गुरुदेव, यह मामला पूरे महाद्वीप के अस्तित्व से जुड़ा है। क्या आप बेफिक्र रहो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जियायु, अगर वो संप्रदाय समय से पहले हमला कर दे तो तुम्हें मुख्य महल की कमान संभालनी होगी। मैं सब समझती हूँ। तुम बिना किसी चिंता के जाओ। आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मुझे तो लगा था कि सम्राट बनने के बाद तुम अपने इस छोटे से सिस्टम को भूल ही गए हो। ज्यादा बकवास मत करो। सिस्टम पृथ्वी के निर्देशांकों को ट्रैक करो। मुझे एक बार अपने घर वापस जाना है। निर्देशांक लॉक कर दिए गए हैं। होस्ट की वर्तमान जरूरत को देखते हुए आपके लिए सबसे सही समय रेखा चुनी जा रही है। टेलीपोर्टेशन शुरू हो रहा है। अरे बाप रे, मुझे गए हुए आखिर कितना समय हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में आ गया हूँ। मेरे प्यारे होस्ट, यह आपके जाने के 300 साल बाद का समय है। इस सिस्टम ने खास तौर पर आपके लिए सबसे सही युग चुना है। 300 साल। वक्त कितनी तेजी से बदल गया। आप जब चाहे वापस लौट सकते हैं। वहाँ केवल एक पल ही बीता होगा। चलो ये तो अच्छा है, वरना पता चलता कि पीछे से मेरा पूरा घर ही तबाह हो गया। सुरक्षा कवच की चेतावनी, पूरे शहर की गतिविधियां रोक दी गई हैं। बीगो, 300 साल बाद भी तुम जरा भी बूढ़े नहीं हुए। अमरदेव, ये सब अत्याधुनिक तकनीक में हुई प्रगति की बदौलत है। अब हमारे नागरिकों की औसत उम्र 1000 साल तक पहुंच चुकी है
और मैं तो अभी अपनी जवानी के पड़ाव पर ही हूँ। 1000 साल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ अब दुनिया के क्या हालात हैं? आपके जाने के बाद हमने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। अब इस धरती पर कोई सरहदें नहीं बची हैं और पूरी मानवता का एक होना अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। तुम्हारा मतलब है कि दाशिया ने पिछले 300 सालों से पूरी धरती पर राज किया है? गुरुदेव, आपकी सोच अभी भी बहुत छोटी है। सिर्फ धरती ही क्यों, अब तो पूरा सौरमंडल हमारे कब्जे में है। मंगल ग्रह के बेस से लेकर प्लूटो की सीमा तक हर जगह हमारे दाशिया साम्राज्य के स्पेसपोर्ट फैले हुए हैं। सिर्फ 300 सालों में तुम लोग अपने पालने से बाहर निकल आए और गहरे अंतरिक्ष में कदम रख दिया। ये तो होना ही था। हम दाशिया के लोगों के खून में ही सितारों और ब्रह्मांड को तलाशने का जुनून है। बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। आखिरकार यह सपना सच हो ही गया। ये बेहद खुशी की बात है। वाकई ही बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ बिल्कुल, ये सुनहरा दौर आखिरकार हमारे पूर्वजों की इच्छा के अनुसार ही है। जब यह इतनी बड़ी खुशखबरी है तो तुम दोनों मर्द होकर रो क्यों रहे हो? मुझे उस तरफ थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे दाशिया की ताकत की जरूरत है। कोई बात नहीं, आपको जितनी मदद चाहिए दाशिया आपको उतनी ही ताकत देगा। इतनी आसानी से मान गए? दादाजी, मैं अब दाशिया इंटरस्टेलर फेडरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी, यानी दाशिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। बहुत अच्छे। सेना को इकट्ठा होने में कितना समय लगेगा? बस एक पल, अभी के अभी। हाँ बिल्कुल अभी, बिना किसी देरी के। जब भी आपको जरूरत होगी हम आपके लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। दादाजी, अगर उस समय आपने हमें नहीं बचाया होता तो इंसानियत कब की खत्म हो चुकी होती। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। दाशिया के करोड़ों लोग आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी इस भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन पहले मुझे देखने दो कि आज दाशिया की सेना कितनी ताकतवर हो चुकी है। सेना का ये नजारा वाकई हैरान कर देने वाला है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि शायद किसी बड़े सम्राट को भी पीछे हटना पड़े। प्रभु, क्या पूरी सेना को हमला करने का हुक्म दे? पूरी सेना को भेजना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ 1/4 सेना का 1/4 हिस्सा पृथ्वी पर तैनात कर दो। कोई आपत्ति नहीं है। जो आ गया। दाशिया की संयुक्त सेना तुरंत तैयार खड़ी है। बस आपके अगले आदेश का इंतजार है कि हमें कहाँ हमला करना है। पहले उन्हें पृथ्वी की कक्षा में चुपचाप तैनात रहने दो और मेरे इशारे का इंतजार करने कहो। जी बिल्कुल। अरे, आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम यहाँ किसी को तबाह करने नहीं आए हैं। बस पवित्र गुरु शू जांगचिंग से मिलना चाहते हैं ताकि पुरानी बातें याद कर सके। ये तुम्हारी भूल है। हमारा पवित्र संप्रदाय हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला है और हमारे गुरु इतने महान हैं कि वो तुम जैसे धोखेबाजों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अरे, इस नौजवान को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हिहुआन कबीले की चुड़ैल, अपनी ये घटिया चालें अपने पास ही रखो। बड़ा नखरेबाज है। जब लड़ाई शुरू हो तो इसे जिंदा छोड़ देना। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। शू जांगचिंग को बाहर आने के लिए कहो। हमें सिर्फ उसी से काम है, वरना हम इस जगह को मिट्टी में मिला देंगे। तुम्हारी यह मजाल, हमारे गुरु ने पहले ही बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाई है। और तुम लोग, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो फिर सुनो मेरे भाइयों, इस पूरे संप्रदाय को तबाह कर दो। देखते हैं कौन हमें रोकता है। कई दशकों बाद मिल रहे हैं। शू जांगचिंग, तुम्हारा ये चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। इतने सालों बाद भी तुम आज भी लोगों को हैरान कर देते हो। शू जांगचिंग, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? मैंने भला क्या गुनाह किया है? तुमने बिना किसी की इजाजत के खुद ही कदम उठाया और उस डेमन सेक्ट का नामो निशान मिटा दिया। तुमने वहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। इतनी बेरहमी दिखाने के बाद तुम चैन से कैसे बैठ सकते हो? धोखाधड़ी की शुरुआत उन्होंने ही की थी और तुम सब, ये उनके कर्मों का ही फल था। आज तुम सब इतनी बड़ी फौज लेकर यहाँ आए हो तो क्या उन मरे हुए डेमन्स का बदला लेने आए हो? क्या उनके लिए इंसाफ मांगने आए हो? भले ही वो सेक्ट गुनहगार था, लेकिन उनके भाग्य का फैसला सभी सेक्ट्स को मिलकर आपसी बातचीत के बाद करना चाहिए था। तुम्हारा ये रवैया हमारे काबू से बाहर है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए हम चैन से नहीं बैठ सकते। अगर महान होली लॉर्ड शू बिना किसी विरोध के खुद को हमारे हवाले कर दे तो हम तुम्हारे सेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। क्या तुम कुछ ज्यादा ही हसीन सपने नहीं देख रहे? तुम्हारी जुबान सच में बहुत चलती है। अब हार मान लो। तुम लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल है? तुम्हें क्या लगा सब मिलकर एक साथ आ जाओगे तो एक एम्परर का मुकाबला कर पाओगे?
भले ही तुम एक एम पर रहो, लेकिन अकेले तुम हम सबका सामना नहीं कर सकते। अगर तुम हमें मार भी गिराओ तो भी उससे पहले हम तुम्हारे इस पूरे सेक्ट के चेलों को मौत के घाट उतार देंगे। तुम भी तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारे ये प्यारे चेले यहाँ खून की नदियाँ बहाएं। जब मेरे सेक्ट के लोगों को उस डेमन सेक्ट ने बंदी बनाया था, तब तुम सब गूंगे और बहरे बन गए थे और तमाशा देख रहे थे। और अब जब मैंने खुद आगे बढ़कर उस डेमन सेक्ट का खात्मा कर दिया, तो तुम सब यहाँ आकर पीड़ित से ही सुरक्षा का हिसाब मांग रहे हो। ये वो हमें उस वक्त फैसला लेने में थोड़ा वक्त लग गया था, जब उस वक्त तुम सब ने खामोश रहना चुना था। तो अब बेशर्मों की तरह यहाँ आकर कानून और सजा की बातें मत करो। मुझे तो लगता है कि तुम सब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत में हो। चलो अब पुराना हिसाब चुकता करते हैं। उस डेमन सेक्ट के काले कारनामों में तुम सब भी बराबर के साझीदार थे। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तुम्हारा आज यहाँ खड़े होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तुम सब भी उसी गुनाह के भागीदार हो और तुम्हारी सजा भी सिर्फ तबाही है। क्या तुम्हें सच में अपने इन मासूम चेलों की जान की कोई परवाह नहीं है? तुम जैसे कायरों की भीड़ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे चेलों का बाल भी बांका कर सके। लगता है ये पूरी तरह पागल हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो आज आर पार की लड़ाई होगी। मेरे बहादुर योद्धाओं, हमला कर दो। आखिर ये क्या बला है? एक अनजान सेना जो इतनी भयानक ताकत का प्रदर्शन कर रही है। कांस्य से बने ये शरीर हवा में कैसे उड़ सकते हैं? लोहे का इतना विशाल किला, ये भला कैसे मुमकिन है? बिना किसी दिव्य शक्ति के ये हवा में तैर रहा है। ये आखिर किस तरह का हथियार है? ये आखिर क्या चीज है? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मेरे इन लोहे के योद्धाओं के तुम्हें खत्म करने से पहले तुम मेरे चेलों को छू भी पाओगे? अगर वो हमारे साथ बेरहमी कर रहा है तो हमें भी कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। अपना आखिरी दांव खेलो, भले ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन बचने का यही इकलौता रास्ता है। चलो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ओह, जब तक मेरी खूबसूरती सलामत है तब तक अपनी थोड़ी ताकत कुर्बान करने में क्या हर्ज है? शू चांगचिंग, और तुम भी उन्हें बचाने की कोशिश मत करना। हम चारों अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन तुम्हें यहीं रोक कर रखेंगे जब तक कि यह भयानक दानव तुम्हारी पूरी सेना और शिष्यों को पूरी तरह से खत्म न कर दे। अगर अभी भी रहम की भीख मांगोगे तो शायद देर नहीं हुई है। हो सकता है कि मैं तुम्हारे उन तुच्छ चमचों को जिंदा छोड़ दूं। कमांडर इन चीफ, क्या आप पागल हो गए हैं? वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है। इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आखिर यह किस तरह का जादुई हथियार है? सिर्फ एक ही वार में इतनी भयानक तबाही मच गई। लेकिन सबसे खौफनाक तो वो सुरक्षा कवच है जो न्यूक्लियर धमाके जैसी महाविनाशकारी ताकत को झेलकर भी टस से मस नहीं हुआ। आखिर शू चांगचिंग की असली ताकत कितनी ज्यादा है? हम नहीं जीत सकते, हम किसी भी हाल में नहीं जीत सकते। यह इंसान नहीं, कोई राक्षस है। चारों बड़े संप्रदायों का आज अंत होना तय है। अगर हमें मरना ही है तो हम अपने सभी शिष्यों को भी अपने साथ ले डूबेंगे। वे खुद को उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि मेरे दादाजी और चाचा की तलवार आज मेरे हाथों में होगी? प्राचीन मार्शल आर्ट्स की ताकत से चांद को चीर देने वाला वार। कैसा लगा? एक ही वार में चारों दुश्मनों का खात्मा। ये तो बिल्कुल किसी किताब में लिखे तरीके जैसा सटीक वार था। क्या मैं सच में बहुत कमाल की नहीं हूँ? तलवारबाजी तो ठीक थी, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी कमजोर है। इन चारों की ताकत पहले ही एक बार इस्तेमाल हो चुकी थी। वे अपनी पूरी ताकत में नहीं थे। तुम्हें पहले ही अंदाजा हो गया था। मास्टर हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? अब इन बचे कुचे दुश्मनों का क्या करना है? इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दो। फैसला हमेशा आखिरी होना चाहिए। आज रात हम यहीं आराम करेंगे।
तुमने जो कदम उठाया है, तुम्हारा दिल कितना बेरहम है। यह कोई जंग नहीं बल्कि कत्लेआम है। ये तो किसी शैतान का काम है। नहीं, तुम इंसान के रूप में एक शैतान हो। कुदरत का कानून तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर देगा। जब तुमने पूरे महाद्वीप की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अब तुम्हारी तबाही तय है। दादाजी, जीजू, दादाजी, 300 साल हो गए आपसे मिले हुए। आप कैसे हैं? 300 साल? मैं ठीक हूँ, लेकिन इन 300 सालों में क्या तुमने मुझे कोई परपोता दिया? आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं। पहले मास्टर ने पूछा और अब दादाजी भी वही पूछ रहे हैं। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। काम पूरा हो गया है, अब मैं चलती हूँ। आप सभी का शुक्रिया। अगर आपके पास ये बेहतरीन योजना न होती, तो इन जिद्दी और जहरीले बूढ़ों से निपटना सच में बहुत मुश्किल होता। तो ये बात है, इस झूठी ताकत को पाने के लिए तुम लोगों ने इस हद तक गद्दारी की। महान देव शुआन युआन, मुझे बचाइए। हम अभी भी आपके काम आ सकते हैं। अब जाकर कलेजे को ठंडक मिली। डूबते हुए को और डुबोना चाहिए जब तक इनमें आखिरी सांस बची है। ये हमारे लिए खतरा बने रहेंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इस पूरी धरती को चीर सकता हूँ। वो जिंदा हो गया। वो फिर से जी उठा है। शू चांग चिंग अब पासा पलट चुका है। अब ये पूरा महाद्वीप हमारी मुट्ठी में होगा। शायद ये तुम्हारा नहीं है। अपना फैसला खुद करो। हाँ लॉर्ड शुआन युआन, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो? शू चांग चिंग, तुमने इस जमीन पर कब्जा करने में मेरी मदद की। मेरी नजरें हमेशा तुम पर ही थी। तुम वाकई में काफी काबिल हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया बस एक छलावा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे भी कोई मामूली कीड़ा समझकर नीचा दिखाएगा। शू चांग चिंग, अब वक्त बदल चुका है। अब चुपचाप अपनी मौत को गले लगा लो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या तुम लोगों को धरती शब्द का मतलब ही नहीं पता, या फिर कोई गलतफहमी हुई है? क्या तुम जानते हो कि पिछले लाखों सालों से, या फिर कहें तो करोड़ों सालों से, इस पूरी दुनिया में एक भी महान सम्राट क्यों नहीं पैदा हुआ? मौत सिर पर खड़ी है और इसे अभी भी ज्ञान बांटना है। ये बस वक्त बर्बाद कर रहा है। बकवास बंद करो, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। तुम्हारा हौसला तो काफी बुलंद है, लेकिन तुम्हारा रवैया थोड़ा ठंडा है। तो फिर अगर तुम समझदारी दिखाओ और मेरे सामने घुटने टेक दो, तो इस पूरे महाद्वीप की किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथों में होगा। लगता है तुम भी इन चारों बेवकूफों की तरह ही हो, जो ये नहीं जानते कि एक महान सम्राट आखिर होता क्या है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले मुझे हरा पाओगे, जिसने इस महाद्वीप पर करोड़ों सालों से राज किया है? तो फिर खुद ही देख लो। बड़े गुरुजी, अब और वक्त नहीं बचा है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो पूरा महाद्वीप तियान युआन के साथ तबाह हो जाएगा। हाँ बड़े गुरुजी, हमें मौत का डर नहीं है। हम बस बिना किसी वजह के नहीं मरना चाहते। मैं चांग चिंग को तुम सबसे बेहतर जानता हूँ। अगर उसने कहा है कि वो इसे संभाल लेगा, तो वो जरूर कर दिखाएगा। मुझे भी गुरुजी पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो तियान युआन का असली रूप है। अगर गुरुजी हार गए तो क्या होगा? हम इस 1% खतरे का भी जोखिम नहीं उठा सकते, चाहे 1% ही उम्मीद क्यों न हो। मैं चांग चिंग की जीत के बाद यहाँ सिर्फ लाशों का ढेर देखने नहीं दे सकता। ये उसके लिए हारने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा, और ये जिंदगी भर के लिए उसका सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। बड़े गुरुजी, आपकी बातें सही हैं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो चू लुओ अपनी जान देकर इस गुस्ताखी की सजा भुगतने को तैयार है। मानना पड़ेगा, इस महाद्वीप को करोड़ों सालों तक परेशान करने वाला ये बूढ़ा दानव वाकई कमाल का था। उसका सिर धड़ से अलग करने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी।
देखो मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। चू लुओ, तुम यहाँ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर अपने बड़े गुरुजी की हड्डियाँ ढीली करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, मैं तो बस यहाँ मच्छर भगा रहा था। आपने अकेले ही तियान युआन के असली रूप को मार गिराया। ये तो वाकई में एक चमत्कार है। एक महान सम्राट की ताकत इतनी भयानक हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं दिल से आपकी इस ताकत को स्वीकार करता हूँ। आज के बाद से आप ही इस पवित्र संप्रदाय के इकलौते सम्राट होंगे। आपका स्थान हम सबसे ऊपर होगा और कोई भी आपकी बात टालने की हिम्मत नहीं करेगा। सब कुछ खत्म हो गया। क्या सच में सब खत्म हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब और क्या बचा है?